चलो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जब गुड्स क्रेडिट में सेल आउट करते हैं तो इन सच ए केस क्या होता है ना, क्रेडिट में सेल करने का मतलब क्या होता है, तुम लोग को आइडिया है कुछ कि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट सेल्स मतलब क्या होता है, एक क्रेडिट टर्म्स भी होता है, क्रेडिट पीरियड भी होता है। मैंने आपको गुड्स क्रेडिट में बेचा तो मैं आपको बोल दूंगा देखो भाई 10 दिन का ही क्रेडिट देते हैं हम, 10 दिन में पैसा दे देना, राइट, दैट इज द क्रेडिट सेल्स। तो अगर सपोज कर लो मेरा कस्टमर मेरे को बोलता है, जैसे हम सुहानी को गुड्स बेचा, ठीक है, सुहानी मेरे से गुड्स क्रेडिट में खरीदती है, मतलब डेटर है मेरी, तो बेसिकली हम इसको बोला मैम 10 दिन में पेमेंट कर दीजिएगा। तो सुहानी बोली सर इस समय ना कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको 10 दिन नहीं 3 महीने बाद पैसा दूँ। ऑब्वियस सा बात है, मेरी डेटर है, बहुत सालों से गुड्स खरीद रही है, तो हम बोलेगा ठीक है अलाउ कर देते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरे को 3 महीने बाद पैसा दे दोगे। बोली सर दे देंगे ना। बोले नहीं, प्रॉमिस मतलब आपको रिटर्न प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यू विल पे। तो बोले सर ऐसा क्यों। हम बोला देख लीगल टर्म्स होता है, लीगल इश्यूज होता है कि मेरा पीरियड तो 10 दिन का है, तुम उसके बियॉन्ड करेगा तो हम तुमसे पैसा मांगेगा नहीं 3 महीने तक, और बाद में अगर तुम नहीं दिया तो इन सच केस हम तुम्हारे पे लीगल केस नहीं कर सकते। क्योंकि डेट क्या होता है, एक लिमिटेशन एक्ट होता है, उस एक्ट के कानून जो होता है लिमिटेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली डेट टाइम बार्ड हो जाता है 10 दिन बाद, तो हम इस पे 10 दिन बाद ही पैसा मांगना इसे चालू कर देगा। और अगर ये नहीं देती है तो इस समय हम इस पे लीगल केस कर सकते हैं। हम तो 3 महीने तक शांति से बैठा रहेगा, फिर 3 महीने बाद ये नहीं दी तो हम इस पे लीगल केस करने जाएगा, लॉ बोलेगा इतना दिन तक सो रहे थे क्या, तुम्हारा तो 10 दिन का क्रेडिट पॉलिसी है, केस ही रिजेक्ट कर देगा, तो हम इससे पैसा लीगली रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये सब कंसिक्वेंसेज नहीं आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बीच में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये सिंपली लिख के इसको देगा कि देख सुहानी यू प्रॉमिस टू पे दिस सम ऑफ मनी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, और ये उसमें साइन करके मेरे को लौटा दे। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पैसों की लेन देन होगी, तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो इसमें एक वैल्यू आ जाती है, तो इसका बहुत तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको समझना है। टॉपिक बहुत इजी सा है, जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तुम लोग का जर्नल एंट्रीज तो अच्छा ही है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं पहले। तो देख बेसिकली अपने समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या, थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सपोज कर लो हम लोग कुछ लोगों को लेते हैं, एक है ये कौन है रिधिमा, एक और ऐसे ही बंदे को। देखो ये लोग दो जन है, एक है क्या नाम ले, बोलो कुछ अच्छा सा नाम बता भूमि, थोड़ा अच्छा सा नाम नहीं लेते, ए बी ले लेते हैं, एक है ए एक है बी। तो अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ए और बी जो दो पर्सन है ये लोग क्या है, बेसिकली गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो ए है ये बी को गुड्स सेल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये इसको गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बेसिकली चीजों को समझना, कुछ रटना नहीं है, अगर तुम कंसेप्ट समझेगा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ नहीं है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब बेसिकली क्या हुआ, ए ने बी को गुड्स बेचा, इसकी एंट्री सबको आती है ना, एक बार लिखते भी है बगल में। तो यहां पे ए के बुक में आप एंट्री क्या करोगे, ए के बुक में आप एंट्री पास करोगे बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट, एंड बी के बुक में क्या एंट्री पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, राइट, यही होगा। तो एक चीज मेरे को बताओ, यहां पे तुम लोग आइडेंटिफाई करो, कई बार एमसीक्यू में ये सब पूछ भी लेता है, ये जो ए है वो कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है, ए क्रेडिटर है ना, ए क्रेडिटर है, देख लो ए क्रेडिटर है, एंड ये जो बी है वो कौन है, डेटर है। चलो यहां तक क्लियर है, गुड्स क्रेडिट में बेचे तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। अब लेकिन बेसिकली क्या होता है, ए बोलता है देखो हम तुमको पेमेंट अभी नहीं करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, ठीक है। तो इन सच केस बी बोलता है कि हम 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो ए उसको क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि ठीक है तुम पेमेंट बाद में करोगे तो हम तुम्हारे पे बिल ड्रॉ करते हैं, तुम उसे एक्सेप्ट करके दे दो। तो ये बेसिकली क्या किया, ड्रॉज अ बिल
ऑन बी। तो देख ए अगर बी पे बिल ड्रॉ किया तो बिल ड्रॉ करने का कोई एंट्री होगा क्या? ये ट्रांजैक्शन है क्या? ए जब बी पे बिल ड्रॉ किया ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक तो अफर्मेशन मिला ही नहीं है। अफर्मेशन जब मिलेगा, कंफर्मेशन जब मिलेगी तब तो वो ट्रांजैक्शन बनेगा। तो बी बोला ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और साइन करके उसको ए को लौटा दिया। इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब उसमें प्रोमिसरी नोट्स है, बिल में वैल्यू आ चुकी है। तो बेसिकली क्या हुआ, अभी कोई एंट्री नहीं पास होगी। अब जब बी उस बिल को एक्सेप्ट करके उसको ए को देगा तब तुम एंट्री पास करोगे। एक्सेप्ट्स above bill and returns it to A। यहां पे ट्रांजैक्शन हो चुका है, यहां पे ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो अब इसके लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो एंट्री पास करोगे, इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ तो, सोचो तो। ए के पास क्या आ रहा है? टू आया क्या? ए के पास बिल आया, बिल अकाउंट डेबिटेड। किससे आया? बी से आया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल अकाउंट डेबिटेड टू बी। लेकिन ए के लिए जो बिल है, उस बिल से उसको मिलेगा क्या? पैसा मिलेगा? मिला नहीं है, यानी रिसीवेबल है। तो इसलिए हम लोग उसके साथ एक अटैच कर देंगे क्या? सफिक्स बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे आप एंट्री पास कर दोगे ए के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। एंड बी ने बिल दिया है, तो बी ने बिल दिया है तो बी के बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? वो करेगा ए टू बिल, नहीं बिल पेबल है तो यहां पे एंट्री पास हो जाएगी एज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। ये एक कॉमन पार्ट हुआ। इसके जैसे ही बिल बुक्स में आया ना, यानी बिल तो बुक्स में आ चुका है, इसका ट्रीटमेंट समझना। अब बिल जो होता है ना, उसका पेमेंट कब होगा? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो इन सच सर्कमस्टांसेस उसकी एक ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, किस डेट में बिल का पैसा मिलेगा। तो वो सब अपने को समझना है। दिस एंटायर प्रोसेस जो हुआ, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आ चुका है, बिल आया ना बुक्स में। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही बिल एग्जिस्टेंस में आता है, डेटर क्रेडिटर बुक से गायब हो जाता है। तुमको दिख रहा होगा, पहले जब तुम क्रेडिट सेल की एंट्री पास किया तो क्या किया? एक बुक में बी टू सेल्स, मतलब बी डेबिट में आके बैठा, दैट इज वाई बी इज द डेटर। अब देख जैसे ही बिल बुक्स में आया, बी क्या हुआ? क्रेडिट में चला गया, मतलब डेबिट था क्रेडिट में गया, मतलब बुक से गायब है ना। डेबिट था क्रेडिट हुआ, बुक से चला गया। और बी के बुक में देख क्या हुआ, पहले एंट्री थी परचेज टू ए क्रेडिट में था, मतलब क्रेडिटर था। और जैसे ही बिल बुक्स में आया, देखो क्या हुआ, डेबिट हो गया, मतलब बुक से गायब हो गया। जैसे ही बिल बुक्स में आता है, डेटर क्रेडिटर बुक से गायब हो जाते हैं। और ये बिल डिसऑनर भी हो सकता है। डिसऑनर मतलब पैसा नहीं मिलेगा बिल से। तो जैसे ही बिल डिसऑनर होता है तो वापस से डेटर क्रेडिटर्स बुक्स में आ जाते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना, सुन के रखो, अभी बाद में समझाएगा तो इजीली समझ में आएगा। जैसे ही बिल डिसऑनर होता है, डेटर क्रेडिटर्स वापस से रीस्टोर हो जाता है, मतलब डेटर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अभी तक अपने समझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिनेरियो ये हुआ। अब थोड़ा थोड़ा कुछ थ्योरी समझते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे जर्नल्स में। तो नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहला पार्ट हम लोग समझते हैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसका थ्योरी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, एक चीज और ध्यान रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग इंडिया में जो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक वैल्यू होती है, इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो लीगल डॉक्यूमेंट को एक कानून, एक लॉ भी गवर्न करता है। द नेम ऑफ द एक्ट इज, लॉ जो कानून होता है उसको अपने इंडिया में एक्ट बोलते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, वैसे ही एक एक्ट होता है वो इसको गवर्न करता है। कोई तो बताओ उसका नाम, तुम तो बताओ, तुम तो पढ़े हुए हो। उसका नाम है एक्ट का, जो एक्ट इसको गवर्न करता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये बना कब था पता है? 1881 में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इसको गवर्न करता है। निगोशिएबल मतलब क्या होता है पता है? ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर किया जा सकता है। हम आयुष को दिया, आयुष रिधिमा को दिया, रिधिमा वर्या को दी, वर्या भूमि को दी, भूमि सुहानी को दी, ऐसे करके मूव ऑन होते जा रहा है। तो दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द निगोशिएबल।
इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, इन राइटिंग होना चाहिए, वर्बली नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब होता है, ये याद इसलिए रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज को गवर्न करता है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रोमिसरी नोट्स बोल के कुछ हो, नंबर 3 जो तुम लोग बैंक्स का चेक्स होते हैं ना, जो तुम लोग इसमें कैश बुक के सब में भी पढ़ता था, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक्स, ठीक है, याद रखना ये, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीजें अपने लिखते नहीं है, लेकिन हम लोग बता रहे हैं तो तुम लोग को लगे नहीं हमको ये याद रहेगा तो ठीक है मत लिखो, लेकिन नहीं याद रहेगा तो लिख लिया करो, क्योंकि एमसीक्यू ये सब में पूछा जा सकता है। 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वन इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड वन इज द प्रोमिसरी नोट्स, थर्ड वन इज द चेक्स। हम लोग सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इन राइटिंग होता है, जिसमें होता क्या है, अनकंडीशनल। देखो दो चीजें होती है, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मोरले सेम है, पर डिफरेंस क्या है पता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है। हम जैसे सुहानी को कुछ बेचाना, हम सुहानी को बोल रहे हैं सुहानी हम तुमको एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं, उसमें हम सुहानी को लिख के देगा यू प्रॉमिस टू पे, मतलब हम उसको बोल रहे हैं तुम मेरे को पैसा दे देना। हम अगर इंस्ट्रूमेंट बना के उसको देता है तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर सुहानी बोलते हैं सर हम खुद ही एक्सेप्ट करके देते हैं ना, सुहानी बोलते हैं आई प्रॉमिस टू पे दिस सम ऑफ मनी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, दैट बिकम्स अ promissory note. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर एंड promissory note इज एन अंडरटेकिंग। खुद सामने वाला बोलता है तो उसको अंडरटेकिंग बोला जाता है। क्लियर है ये चीज, तो यही डिफरेंस है। अगर अकाउंटिंग में जाते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और promissory note की सेम एंट्रीज होती है, ठीक है। तो अभी अपने आ जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, हाँ सुहानी खुद बना के देती, अपने promissory note के बारे में ज्यादा नहीं समझेंगे, बस इतना ही समझना है। तो इसमें लिख लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा डैश दे दे के, मतलब बेसिकली लिख ले रहे हैं पॉइंट दे दे के, उससे क्या होगा, हम लोग को डेफिनेशन पूछे तो भी हम लोग लिख देंगे और चीजें भी समझ में आई जाएगी, फीचर्स भी समझ में आएगा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होगा। और अगर तुम बोलो तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन निगोशिएबल, अब यहां पे इट इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इन राइटिंग होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर रहेगा, ठीक है, अंडरटेकिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। क्या चीज का ऑर्डर रहेगा, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो सुहान, मतलब हम सुहानी को बोला सुहानी यू हैव टू पे सम अमाउंट, ये वैलिड होगा, अरे सम अमाउंट क्यों, जितने का गुड्स बेचे पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, एडहॉक बेसिस पे कोई अमाउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे देना होगा, ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और टू द होल्डर ऑफ बिल। अब समझो इसका मतलब, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल मतलब विच कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, इन राइटिंग होगा, ऑर्डर होगा अनकंडीशनल, इसमें ये फीचर्स है सारे उसके, बेसिकली ये क्या है, राइटिंग में होगा, निगोशिएबल होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, मतलब आपको पे करना है, क्या पे करना है, फिक्स्ड सम ऑफ मनी पे करना है,
पर्टिकुलर डेट पे पे करना है, एंड किसको पे करना है, या तो उस पर्टिकुलर पर्सन को पे करना है या होल्डर ऑफ द बिल को पे करना है। होल्डर ऑफ द बिल मतलब जिसके पास बिल होगा उसको पैसा दे देना, राइट। तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड ये बेसिकली क्या होगा, ड्यूली साइंड एंड डेटेड होना चाहिए, ये भी साथ में ध्यान रखना, ड्यूली साइंड एंड डेटेड। मतलब जैसे सपोज करो हम बिल ड्रॉ किया, सुहानी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे, साइन ही नहीं करे, तो उसका वैल्यू है नहीं ना। तो जिस पर्सन पे ड्रॉ किया जा रहा है वो उसको साइन करेगा, साइन करके उसको डेट देके वापस करेगा, राइट। तो ऐसा होना चाहिए। दिस इज यू, तुम बोल सकते हैं इसको, तुम अपना डेफिनेशन बना के लिख देना, और तुम चाहे तो देखा जाए तो फीचर्स आ गया, राइटिंग में होगा, निगोशिएबल होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, ड्यूली साइंड होगा, एटसेट्रा, राइट। तो ये अपना एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग होगा। Promissory note is also the same. Promissory note में unconditional order becomes the unconditional undertaking. ठीक है, बस ये डिफरेंस है। अब अपने आते हैं यहां, तो ये समझ लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझते हैं, जिसको हम लोग नोट्स दे के लिख रहे हैं। नोट्स नंबर 1, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये तो हम लोग किस लिए ड्रॉ किए, क्योंकि सामने वाला पार्टी मेरे को क्या बोला, हम बाद में पैसा देंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई लाइफ होती है क्या, मतलब मैक्सिमम टेन्योर होता है क्या, इतने पीरियड के लिए बिल ड्रॉ किया जा सकता है। यस, इसकी लाइफ होती है, कितनी होती है, 3 मंथ्स या फिर 90 डेज। ठीक है, बोथ में कंसीडर किया जाए, 90 डेज बोल सकते हो या 3 मंथ्स बोल सकते हो। मंथ्स में लोगे तो 3 मंथ्स, डेज में लोगे तो 90 डेज। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ होती है। यहां पे लिख लो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ बिल। बिल की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, इट शुड बी 3 मंथ्स, और अगर डेज में जाओ तो 90 डेज। देखो ये बात हम लोगों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, कई बार जब तुम सम सॉल्व करोगे तो वहां पे तुमको बिल देगा 4 महीने का, 5 महीने का, तो उस समय दिमाग मत लगाना ये 4 महीने का बिल है तो इसकी तो अप्लाई नहीं हो, सॉल्व कर दे, ठीक है। मत अप्लाई करना, अरे सर 3 महीना पढ़ाए थे आप, तो नहीं, वो अप्लाई कर देना सम। अच्छा, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द बिल इज, ये होगा, थ्योरेटिकली ध्यान रखना ऐसा होता है। अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट इज, बिल जो होता है उसमें कुछ पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती है। पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ पार्टीज होती है। कौन कौन होता है, देख अभी अभी तुम लोग को जब हम एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में अपने क्या लिए, ए और बी 2 पार्टीज है ना। इसका मतलब 2 पार्टीज है ना। ए क्या किया था, गुड्स बेचा था। बी कौन किया था, खरीदा था। अरे ये तो नॉर्मल परचेज सेल है, बिल्स में क्या रिलेशन। ए कौन था, बिल ड्रॉ किया था, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेट कर रहे हैं। बी कौन किया था, बिल को एक्सेप्ट किया था। यानी ए कौन है, ड्रॉअर ऑफ द बिल है। बी कौन है, ड्रॉई ऑफ द बिल है, एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, राइट। अब पे कौन करेगा पैसा, ड्रॉई पे करेगा, यानी ड्रॉई कैन बी द पेयर, और पे मतलब जो पैसा रिसीव करता है, तो पैसा कौन रिसीव करेगा, ए मतलब ड्रॉअर। इसका मतलब अभी हम लोग जो समझे उसमें हम लोगों के पास 2 पार्टी समझ में आ रही है। एक कौन है, ड्रॉअर, दैट कैन बी द पेई, दैट कैन बी, नॉट जरूरी वो नहीं है, ड्रॉअर होगा, और दूसरा कौन होगा, ड्रॉई होगा। ये 2 पार्टी तो होना ही है, इनके बिना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तीसरी पार्टी हो सकती है, पेई अलग हो सकता है, इंडोसर इंडोसी तो बीच में आएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने गुड सुहानी को बेचा था, तो मैंने सुहानी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, मैं ड्रॉअर हूं, सुहानी कौन है, ड्रॉई है, पेयर वही होगी और कोई नहीं हो सकता, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, मेरे को ना भूमि को कुछ पैसा देना था, बिल मेरे को 1 लाख का मिला था, तो भूमि को मेरे को जो पैसा देना था ना, भूमि को बोला भूमि देख कैश तो अभी नहीं दे पाएंगे, मेरे पास एक बिल है, क्या हम तुमको वो दे दे, तुम उससे जाके सुहानी से पैसा ले लेना। तो ये बोली ठीक है सर दे दीजिए। तो अब हम क्या किया, वो जो सुहानी का बिल मेरे पास जो आया हुआ था, वही बिल हम भूमि को दे दिया, मतलब हम ट्रांसफर किया, खुद एक्सेप्ट नहीं किया। तो दिस एक्टिविटी बिकम्स द एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, बिल इंडोर्स किया जा रहा है, राइट। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ट्रांसफर ऑफ द बिल इज टर्म्ड एज अ एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, एंड इन दिस केस मैं क्या बन गया, इंडोसर, और ये क्या बन गई, इंडोसी। ठीक है, अब क्या हुआ, भूमि भी क्या की, भूमि को पैसा देना था इसको, पवित्र को, ये क्या की, पवित्र को बोली पवित्र क्या तुमको हम बिल दे दे, वो बोला दे दो, तो भूमि क्या की, उसको बिल ट्रांसफर कर दी, तो भूमि भी क्या खुद एक्सेप्ट की, बना बनाया बिल ट्रांसफर कर रही है, तो इंडोसर है, और वो कौन है,
इंडोसी है, लास्ट में उसके पास बिल रहा, वो बिल लेके गया किसके पास, सुहानी के पास, कि सुहानी मैम ये बिल लीजिए, पैसा दे दीजिए, और सुहानी पैसा दे दी। तो इसके मतलब पैसा देने वाली तो वही रही, पैसा लेने वाला क्या हम है, पवित्र हो गया यहाँ पे। तो अगर पूरे सीक्वेंस में देखें, नोट टू नोट स्टार्ट से एंड तक जाए, तो हम लोग के पास तीन ही नोट दिखाई दे रहे हैं। वो क्या क्या है, एक है हम, एक है सुहानी, और तीसरा है पवित्र, क्योंकि उसको पैसा मिला, राइट। इंडोसर इंडोसी को पार्टीज में काउंट नहीं किया जाता, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलता है इंटरमीडिएरी पार्टीज को नहीं कंसीडर करेंगे, जो फाइनल पार्टीज है, मेन पार्टीज है, उन्हीं को लेंगे। तो मेन पार्टीज हम और सुहानी तो रहेंगे ही, ड्रॉर एंड ड्रॉई। तीसरा पार्टी जिसको पैसा मिल रहा है तो कौन है, पेई, पवित्र। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देयर आर थ्री पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वन इज द ड्रॉर हु सेल्स द गुड्स, हु ड्रॉज द बिल। सेकेंड वन इज द ड्रॉई हु परचेज द गुड्स, हु एक्सेप्ट्स द बिल, राइट, ठीक है। और तीसरा पार्टी कौन होगा, पेई, हु विल रिसीव द फाइनल पेमेंट, जो फाइनली पैसा लेगा। तो सुहानी पैसा दे दी ना, दैट मींस बिल को रेस्पेक्ट दी, मतलब बिल ऑनर हो गया। अगर सुहानी पैसा नहीं देती तो क्या होता, बिल डिसऑनर हो जाता। क्लियर ये चीज, तो यही चीज है। तो अब अपने आते हैं पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ओनली थ्री पार्टीज होती है। नंबर वन इज ड्रॉर, नंबर बी इज ड्रॉई। ड्रॉर मतलब कौन हुआ, जो बिल ड्रॉ कर रहा है, जो कुछ सेल कर रहा है, सेलर भी हो सकता है ना, ये सेलर ही तो होगा। अच्छा, और तीसरा पार्टी क्या होगा, पेई। पेई मतलब जिसको लास्ट में पैसा मिल रहा है। जब लिखा नहीं है, तुम लोग को लिखना हो तो लिख सकते हैं, ड्रॉर मतलब सेलर होगा, ड्रॉई मतलब परचेजर होगा, बायर होगा, और पेई मतलब जिसको फाइनली पैसा मिलेगा, राइट। और कोई पार्टी, इंडोसर इंडोसी को पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मत काउंट करना। नहीं, एंट्री होगी, सब चीज होगी, बट पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमसे अगर थ्योरी में पूछ लेना, तो पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज है। तुम समझने के लिए समझ सकते हैं, इंडोसर इंडोस भी तो पार्टीज है, लेकिन लिखने के लिए अगर तुमसे पूछ लिया ना, तो अगर लिख देगा तो गलत हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आओ, थर्ड वन, टाइप्स ऑफ बिल। तो टाइप्स ऑफ बिल अपने जाए, तो हमारे पास बिल जो होता है दो तरीके का होता है। वैसे एक तो बिल होता है जो हम लोग समझेंगे नहीं यहाँ पे, एक बिल होता है डोमेस्टिक बिल, एक होता है फॉरेन बिल, ठीक है। डोमेस्टिक बिल मतलब जो, तुम तो इंडिया में हो, हम भी इंडिया में है, अपने इंडिया में ही रहते हैं, तो अगर बिल इंडिया में ही ड्रॉ किया जाता है, इंडिया में ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो दैट बिकम्स अ डोमेस्टिक बिल। फॉरेन बिल क्या होता है, हम जिस पर्सन पे ड्रॉ कर रहे हैं, वो सपोज कर लो यूएस में बैठा है, तो बेसिकली क्या हुआ, दूसरे कंट्री में ड्रॉ कर रहा है, एक्सेप्टर दूसरे कंट्री में है, ड्रॉर दूसरे कंट्री में है, तो इसको क्या बोला जाता है, फॉरेन बिल बोला। अपने काम का नहीं, अपने को यहां पे समझना है टाइप्स ऑफ बिल में दो तरीके के बिल्स होते हैं, बिल एट साइट होते हैं, और बिल, एक बिल आफ्टर डेट होता है, एक आफ्टर साइट होता है, ठीक है, वो समझना है। तो बेसिकली समझ लो यहां पे आफ्टर डेट टाइप, और एक होता है आफ्टर SIGHT। मेरा राइटिंग देख लेना, बाद में बोल। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो, ये तो अभी हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होगा। आफ्टर डेट टाइप, आफ्टर साइट टाइप में डिफरेंस क्या हुआ, जैसे सपोज करो हम बिल ड्रॉ किया, हम जो बिल ड्रॉ किया सुहानी के ऊपर, वो सपोज करो हम 10 जनवरी को ड्रॉ किया 2025 को। सुहानी उस समय आउट ऑफ इंडिया थी, जब इंडिया में आई वो डेट हो चुका था 15 जनवरी 2025। आफ्टर साइट मतलब क्या हो, जब सुहानी देखी, तो बेसिकली क्या हुआ, ये साइन तो कब करेगी, इसी दिन करेगी, लेकिन बिल ड्रॉ कब हुआ है। अगर सपोज कर ले, हम लोग को अब क्या करना है, इससे पैसा लेने के लिए इसमें 3 महीना ऐड करना होगा ना, 3 महीने बाद तुमसे पैसा लेंगे। तो अगर हम सपोज कर लो 10 तारीख में 3 महीना ऐड करें, तो मेरे को 5 दिन पहले पैसा मिलेगा। अब 15 तारीख में 3 महीना ऐड करें, तो मेरे को 5 दिन बाद पैसा मिलेगा, बस यही डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस डिपेंड करता है मेरे और इसके बीच। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये मेरे को बोलते हैं सर हम साइन तो इस दिन कर रहे हैं, तो इसी दिन से पीरियड काउंट करिए। तो बोला क्यों काउंट करें भाई, तुमको 3 महीना का तो ऑलरेडी क्रेडिट दे रखे हैं, और 5 दिन का क्यों दे। तो बोले ठीक है सर मत दीजिए, 10 तारीख से काउंट कर लीजिए। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर बिल की ड्यू डेट, जो पीरियड काउंट करना है 3 महीना 2 महीना वॉटेवर, वो हम लोग जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस दिन से काउंट करना चाहते हैं, तो बिल इज द आफ्टर डेट।
अगर हम लोग काउंट करना चाहते हैं फ्रॉम जिस दिन बिल साइन हुआ उस दिन से, तो दैट टाइप ऑफ द बिल इज द आफ्टर साइट टाइप बिल। सब में बता दिया जाए। इफ नथिंग इज मेंशन तो ऑलवेज कंसीडर कि बिल इज, हम अपना बेनिफिट ज्यादा देखेंगे ना, ऑलरेडी तो क्रेडिट दे रहे हैं, तो आफ्टर डेट टाइप बिल मानेंगे। तुम एंट्री उस दिन, तुम जिस दिन ड्रॉ करेगा तुम उस दिन एंट्री मत करना, एंट्री तुम 15 तारीख को ही करना, लेकिन जो काउंटिंग होगा ना पीरियड का, वो काउंटिंग उस दिन से होगा। मतलब जो पैसा मेरे को मिलेगा वो मेरे को जिस दिन हम बिल ड्रॉ के उस दिन से 3 महीना काउंट करके। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आफ्टर डेट अगर कुछ नहीं मेंशन रहता है तो ऑलवेज कंसीडर इज एट आफ्टर डेट टाइप बिल। डबल टिक लगा लो, डबल टिक मतलब इसको बाय डिफॉल्ट लेना है। फोर्थ नंबर केस, इसके बाद हम लोग सम्स में मूव ऑन करते, मतलब जर्नल एंट्री सम्स यही सब में। इजी चैप्टर बहुत। ड्यू डेट मतलब किस दिन पैसा मिलेगा। देखो ये कैलकुलेट करने के लिए तुम एक चीज ध्यान रखना, बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉ होगा तभी तो ये सारी कहानी आएगी। बिल ड्रॉ किया गया, अब जब बिल ड्रॉ हुआ तो हम लोग इसमें आ रहे हैं कि बिल जो तुम ड्रॉ कर रहे हो ये किस तरीके का बिल है। कोई एक ही होगा, या तो आफ्टर डेट होगा या फिर आफ्टर साइट होगा। तो पहले अपने ले लेते हैं आफ्टर डेट, और एक ले ले रहे आफ्टर साइट। इसमें टिक हम अगेन यहाँ पे डबल टिक लगा दे रहे हैं, कुछ नहीं मेंशन हो तो ऑलवेज कंसीडर इट एज आफ्टर डेट। तो यहाँ पे मेनली इसका लिखने का मतलब क्या है, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में क्या डिफरेंस था। आफ्टर डेट होगा तो कोई एक ही होगा ये, इसमें हम लोग क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से नंबर ऑफ पीरियड काउंट करना, राइट। अगर आफ्टर साइट है तो क्या करोगे, काउंट नंबर ऑफ पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ जिस दिन साइनिंग हुआ। तो बेसिकली ये चीज ध्यान रखना, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे डिफरेंस इससे रिलेट करेगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग से या डेट ऑफ परचेज से काउंट करना है, राइट। और जैसे ही तुम काउंट करोगे तुम एक पर्टिकुलर डेट पे आके रुक जाओगे ना, तो कुछ भी हो, आफ्टर डेट हो या आफ्टर साइट हो, तुमको एक डेट तो मिलनी ही है। और वो जो डेट होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे एक डेट आएगी, राइट। तो ये जो डेट आएगी इसको तुम क्या बोलोगे, इसको मेच्योरिटी डेट बोला जाता है। इसको बोला जाता है मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट मतलब जिस दिन बिल का डेथ होने वाला है, बिल खत्म हो जाएगा ना, तो इसको बोला जाता है मेच्योरिटी डेट। बट सिंस दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न बाय द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है देखो जिस दिन बिल खत्म हो रहा है उसके बाद भी सामने वाले बंदे को तो तुम थोड़ा सा टाइम और दे दो। तो थोड़ा सा कितना टाइम दे दो, 3 दिन। 15 दिन किस चीज का, 3 दिन, मतलब 3 दिन उसको, उसका डेथ होने वाला है ना, अब उसको थोड़ा 3 दिन बचा के रखो, वेंटिलेटर पे रखो, 3 दिन जिंदा रखो उसको। तो मतलब उसमें अब क्या करना है, प्लस करना है क्या, उसको डेज ऑफ ग्रेस बोला जाता है, 3 days ऑफ ग्रेस। एंड जैसे ही ये 3 days ऑफ ग्रेस तुम ऐड करोगे, जो डेट आएगी उस डेट को बोला जाता है ड्यू डेट। तो देखो ध्यान रखना, टेक्निकली ड्यू डेट एंड मेच्योरिटी डेट में डिफरेंस होता है। मेच्योरिटी डेट मतलब जिस दिन नॉर्मली काउंट करने के बाद पीरियड जो डेट आती है, द डेट इज द मेच्योरिटी डेट। एंड 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद जो डेट आती है दैट इज द ड्यू डेट। एमसीक्यू में ये सब पूछ सकता है, तुम लोग को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। मेच्योरिटी डेट बोले तो ध्यान रखना कुछ अलग होता है, ड्यू डेट मतलब पेमेंट डेट होता है। अब ये जो ड्यू डेट है ना, इसमें भी थोड़ा सा कहानी है, 3 डिवीजन है, नंबर 1, नंबर 2। सबसे पहला बात, ये जो ड्यू डेट फॉल किया ना,
वो डेट पब्लिक हॉलीडे है। पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या हुआ, नॉन हॉलीडे ना, पहले से पता था ना छुट्टी का दिन है। नॉन हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे कितना काउंट होता है पता है, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अक्टूबर को नॉन हॉलीडे मानते हैं, और 26 जनवरी को नॉन हॉलीडे मानते हैं, और एक 15 अगस्त को नॉन हॉलीडे मानते हैं, और सारे संडेज को नॉन हॉलीडे मतलब सॉरी पब्लिक हॉलीडे मानते हैं। नहीं, पब्लिक हॉलीडे नहीं। पब्लिक हॉलीडे मतलब ऑल छुट्टी, पूरा इंडिया में छुट्टी, वैसा ये 4 दिन है, हर संडे छुट्टी है, और ये 3 दिन छुट्टी। वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक नहीं काउंट करता, एक्ट है ना, लॉ, लॉ नहीं काउंट करता। ये जो है लॉ बोलता है खाली 4 दिन ही छुट्टी का दिन है, ठीक है। और वैसे तो अभी जो सिचुएशन हो चुका है, ये लोग एक्ट को चेंज नहीं किया, 1881 का बना हुआ है। आज के दिन पेमेंट का डेट का कोई छुट्टी का दिन नहीं है, क्योंकि तुम तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तुम जब जीपे करेगा, पेटीएम से पेमेंट करेगा, तो रात को 2 बजे भी कर सकता है, 26 जनवरी को भी कर सकता है, 15 अगस्त को भी कर सकता है, ठीक है। ये लोग अपडेट नहीं किया है, इसलिए हम लोग ये सब चीज पढ़ रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं छुट्टी। अब आते हैं तो नॉन हॉलीडे था ना, तुमको पहले से पता था ना छुट्टी का दिन, तो तुम एक दिन पहले पेमेंट करो, पहले करो, बाद में क्यों करेंगे, तुमको पहले से पता था छुट्टी का दिन है ना। ना, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है, तुमको एक तो इतना क्रेडिट दे रहा है सामने वाला बंदा, अब तुम एक दिन, तुमको पता था छुट्टी का दिन है, तो तुम बाद में क्यों पेमेंट करेगा, एक दिन पहले पेमेंट कर, पहले करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ड्यू डेट निकल गया, उस दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया, फिर उसके बाद 3 दिन ऐड करेंगे, तो गलत कराना छोड़ दे। वो तो अगर रेड कैलेंडर डे होगा तो तुम उस समय बता देगा, तब फॉलो करना। हम ये बता रहे हैं भाई डिफॉल्ट मान के चलना ये छुट्टी का दिन है, हम बोल रहे हैं भाई डिफॉल्ट मान के चलना ये छुट्टी का दिन है, अदरवाइज तुमको सम जो बोलेगा वो तुम कंसीडर करना। यहाँ पे नॉन हॉलीडे मतलब हमेशा इसीलिए तो देख, नॉन हॉलीडे हर चीज लॉ जो होता है ना, थोड़ा लॉजिक सोच के बनाता है। बोला पता था तुमको छुट्टी का दिन है, तो एक दिन पहले पैसा दो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, गो 1 डे, देखो इस बार हम पूरा बी है, अब एक दिन आया जिस दिन क्या हुआ ना कि फिर से छुट्टी का दिन है, लेकिन ये जो छुट्टी का दिन है वो क्या हुआ ना कि रिधिमा सपोज कर लो ममता दीदी के अगेंस्ट में अपोजिशन पार्टी में आ गई। अब ये क्या है, बाकायदा वो स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। तो अब सपोज कर लो इसको, आयुष को मेरे को पेमेंट करना था आज, और आज सुबह सुबह ये स्ट्राइक डिक्लेयर करवा दी, तब ये कैसे पैसा देगा। तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है देख छुट्टी अचानक से हुआ है ना, तो कैसे पैसा दोगे, एक दिन बाद दे दो, बट इसको अपडेशन रिक्वायर्ड है, जीपे करो, होगा अपडेशन होगा। तो आ जाओ नेक्स्ट, इसको बोला जाता है इमरजेंट हॉलीडे, अचानक छुट्टी। बहुत सारा चीज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन ये लोग क्या है ना, अपना इंडिया में ना एक्ट सब ठीक से चेंज नहीं करता है, तो वो चेंज कर दे तो हो जाएगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, उसको अभी जाके चेंज किए है, बहुत सारा पहले कितने सालों का 1961 का बना हुआ था, उसको अभी जाके चेंज। कंपनीज एक्ट, तुम लोग कंपनीज एक्ट नाम तो सुना है, पढ़ा नहीं है कुछ भी। कंपनीज एक्ट पहले 1956 का बना हुआ था, उसको 2013 में जाके चेंज किया गया, पूरा ड्रास्टिकली चेंज किया गया, पूरा मेकओवर कर दिया गया, दैट इज वाई उसको कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। तो वैसा ही चीज है, तो इसको इनकम टैक्स एक्ट को अभी चेंज किया है ये लोग, धीरे धीरे चेंज करेगा सब चीज। तुम लोग जैसे क्या है ना, अभी जो बच्चा लोग तुम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग के लिए एजुकेशन बहुत इजी होता जा रहा है, बहुत सिंप्लीफाइड होता जा रहा है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, वीडियो क्लासेस, ये क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन क्या हो रहा है और एग्जाम्स का जो स्टैंडर्ड हो रहा है वो गिरता जा रहा है, लेकिन बच्चा लोग पढ़ना नहीं। 11 12 में वो भी आईएससी बोर्ड थोड़ा सा ढंग का कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड ढंग का, बाद बाकी सारा स्टेट बोर्ड बर्बाद कर दिया। ये यूनिवर्सिटीज जो है खासकर अपने बंगाल में,
बंगाल में जो सीयू तो अल्टीमेटली ममता बनर्जी के अंडर है, पूरा बेकार कर दिया सीयू। जेवीएस इसलिए अच्छा है क्योंकि जेवीएस अपना ऑटोनोमस करके रखा है, इसलिए सिलेबस ढंग का कर रखा है। अदरवाइज जो सीयू का सिलेबस कर दिया ना, एकदम बकवास है। बीकॉम करना जरूरी है, नहीं तो हम तुम लोग बोलते बीकॉम करना ही मत सीयू से, सीरियसली मत करना एकदम। अभी तक किया नहीं ना, अभी तो चल रहा है प्रोसेस में। चलो नेक्स्ट, इमरजेंट हॉलीडे मतलब अचानक से हॉलीडे हो गया, मतलब अननोन हॉलीडे। अननोन हॉलीडे, अब जैसे देखो इन लोग के पूर्वांचल में क्या कर रहे हैं, ये गलत चीज पढ़ा रहा है पब्लिक हॉलीडे से। क्या कर सकते हैं, तुम बुक्स में देखना ना, तुम मालूम तुम लोग स्कूल्स में क्या करना ना, बुक्स में मेरा बोला हुआ तो वो लोग नहीं मानेंगे, तुम बुक्स में खोल के उनको दिखा देना, देखिए सर है ऐसे ही, मतलब तुम ही महान हो। ऐसे थोड़ी होता है, बुक गलत है, ट्यूशन टीचर्स गलत है, जो सीए बना हुआ वो बंदा गलत है, लेकिन वो लोग सब सही है। अननोन हॉलीडे है तो कहां चले जाएंगे, फॉलोइंग डे में चले जाएंगे। चाहिए हम ग्रीन कलर ले लिया, फॉलोइंग डे। मतलब एक दिन बाद चले जाएंगे। और अगर नॉर्मल हॉलीडे, नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे, तो नॉर्मल डे है तो क्या करेंगे, सेम डेट ले लेंगे, वही डेट ले लेंगे, सेम डे। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। और ये जो हम हॉलीडेज बताए, ये चार एकदम फिक्स्ड हॉलीडे, ये होगा ही होगा, उसके अलावा हम जैसा बोले वैसा फॉलो कर ले। ठीक है, डन। ये कैलकुलेशन समझ में आया। अब इससे रिलेटेड ना दो छोटा सा एग्जांपल करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर हम लोग सम्स में मूव ऑन करें। तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब, देख वही चीज समझाने जा रहा है हम। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, तो एग्जाम्पल नंबर 1, डेट ऑफ ड्रॉइंग, 12th June 24, टाइप ऑफ बिल आफ्टर डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 17th June 24, पीरियड 2 months। देखो ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ ड्रॉइंग का काम इतना ही है कि तुम ड्यू डेट काउंट करोगे उससे, ठीक है। तो ड्यू डेट काउंट करोगे मतलब 2 महीना काउंट करोगे, कहां से काउंट करेंगे अपने 2 महीना, 12 जून से कि 17 जून से, 12 जून से, लिखा हुआ आफ्टर डेट है, ठीक है। और नहीं भी बोलता तो आफ्टर डेट मानना है, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, जब भी मंथ्स में कैलकुलेशन हो रहा, तुम ये मत देखना इस मंथ में कितना दिन होता है, इस मंथ में देखना है, मंथ्स ऐड करना है। तो मेरे को यहां पे करना है, हम सीधा 12 जून 2024 में 2 महीना ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 अगस्त 2024। अब इसमें 3 दिन है, ये हुआ मैच्योरिटी डेट। अब इसमें 3 दिन ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, तो क्या 15 अगस्त 2024 इज द ड्यू डेट, 15 अगस्त और 26 जनवरी तो सभी को याद होना चाहिए। तो 15 अगस्त ड्यू डेट है, तो ये हम लोग कब चले जाएंगे, 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त विल बी द ड्यू डेट। वो बता रहा हूं उसमें, अगर मंथ्स में जब दिया रहा है तो नहीं देखा जाता, हम डेज में देंगे तो देखना पड़ेगा, मंथ्स में देंगे तो नहीं देखा जाता, मंथ सिंपली ऐड किया जाता है, किस मंथ में कितना दिन होता है कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब एक चीज और समझ लो, टेक्निकल पार्ट। अब सपोज कर ले कि 15 अगस्त को तो छुट्टी का दिन था, यानी पेमेंट करना था 14 तारीख को, और 14 तारीख को सुबह सुबह रिधिमा क्या की, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, तब सामने वाला कैसे पेमेंट करेगा, 13 को बैक कैसे जाएगा, बैक तो जा नहीं सकता है, तब क्या करेगा, अब 16 को पेमेंट।
ड्यू डेट तो ये तो इसकी गलती, मेरी गलती थोड़ी ये है। अच्छा, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। अब बिल डिसऑनर्ड का मतलब सामने वाला पार्टी जो है वो बेसिकली तेरे पे लीगल केस फाइल कर सकता है, उस पर कुछ चार्जेस लेगा तेरे को, वो नोटिंग चार्जेस सब आता है वो बताएगा। ठीक है, तो ड्यू डेट जो है वो संडे, संडे होगा तो भी अपने, संडे क्या है, संडे भी तो नॉन हॉलीडे है ना, तो एक दिन पहले आ जाएंगे। अब हाँ, आप हाँ संडे तुम बोल रहे हो, तुमको समझ में कैसे आएगा, तुम कैलेंडर लेके थोड़ी बैठेगा, सम बता देगा, सम बता देगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 में आओ। देखो कब तुम लोगों को ये कंसीडर करना है कि डेज देखना पड़ेगा किस मंथ में कितना दिन होता है। अब देखो वही चीज समझने जा रहा है, तो यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज द डेट ऑफ ड्रॉइंग। 10th May 2021, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 10th Feb 20 कर लो इसको, क्योंकि लीप ईयर वाला कंसेप्ट भी। 10th Feb 20 and date of acceptance is 17th Feb 20. Bill type is after sight. Period is 90 days. डेज में जैसे ही ना, अब तुमको देखना पड़ेगा किस मंथ में कितना दिन होता है। अब आ जाओ, लेकिन पहले ये देखो बिल का काउंटिंग कहां से होगा, 17 से होगा, क्योंकि बिल आफ्टर साइट है। अब देख क्या करना है, हम लोग 17 तारीख से काउंटिंग करेंगे ना, 17 फरवरी 2020। पहले ये देखना द पीरियड, जो डेट दिया, अगर तुम्हारा मंथ्स में दिया है तो कुछ नहीं देखना है, मंथ्स में नहीं दिया, डेज में दिया है तो देखना पड़ेगा। फैब ये 2020 लीप ईयर है क्या, पहले ये सोचो, वो भी बताएगी। कैसे पता चलता है लीप ईयर, नहीं पता, बता सुहानी। अरे 360 डिग्री सबको पता है, हम बोला कैसे पता चलेगा लीप ईयर है। जो डिविजिबल बाई 4 हो जो ईयर, इजीली 2020 डिवाइडेड बाई 4 कर, इजीली डिविजिबल है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, दैट इज लीप ईयर। ये लीप ईयर है। अच्छा लीप ईयर है तो अब अपने क्या करेंगे, लीप ईयर मतलब फैब में 29 दिन होगा, तो 29 डेज होगा ना, तो 17 तारीख का तो डेट है, 17 जिस दिन बिल ड्रॉ होता उस दिन को छोड़ देना। तो अब कितना दिन बचा फैब में, 12 दिन, तो यानी 12 दिन तुम काउंट किया, 12 दिन काउंट करने से डेट कौन सा आ गया, 29th Feb 20। तुम 12 दिन काउंट कर चुके हो। अब नेक्स्ट आओ, और कितना डेज काउंट करें, फैब के बाद मार्च में कितना दिन होता है, तो हम 31 मार्च में पहुंच चुके हैं। अच्छा कितना दिन ले चुके अपने, 90 डेज लेना है, तुम 31 + 12 डेज ले चुके हो, 43 डेज ले चुके हो। ध्यान रखना जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस दिन को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि डेज में काउंट करोगे ना तो सोचना पड़ेगा। अच्छा अब आओ, 43 डेज ले चुके हो, अब अप्रैल भी ले लेते हैं, अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो मतलब हम लोग 30 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 30 दिन और ले चुके हैं, तो बचा कितना, 73 डेज हो चुके हैं, है ना। देखो 73 डेज ऐड कर चुका है, तुमको 90 डेज ऐड करना था, अब 17 दिन और ऐड करना है, तो जैसे ही तुम 17 डेज ऐड करोगे, दिस विल बी 17th May 20। दिस इज योर मेच्योरिटी डेट। अब इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस हुआ, तो भाई कोई नहीं, टाइम पास नहीं हुआ, तुम डेज में जो डिफरेंस आता है ना, डेज में डिफरेंस आ सकता है, कुछ कुछ कभी कभी 2-3 दिन का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ना किसी मंथ में तो 31 दिन है, किसी में 28 डेज है, किसी में 30 डेज है, डिफरेंस आ सकता है। डेज वाला नहीं करवाया, बट किया चाहता है। ठीक है, तो तुम लोग इसीलिए तो ट्यूशन ले रहे हैं ना भाई,
इसीलिए तो मेरे से पढ़ रहे हैं ना, हम तो करवा रहे हैं ना। गुड। वो 12th का खत्म कर दिया, मतलब तुम लोग से 12th का हम अभी इन लोग का हम टेस्ट लेने वाला है, तुम लोग को भी बुला के ले ले। ड्यू डेट। देख, अगर स्कूल का टीचर लोग सब अच्छे से पढ़ा देता तो तुम लोग ट्यूशन ही नहीं लेता। लेता क्या बोल? चलो ये समझ में आया ड्यू डेट कैलकुलेशन। अब हम लोग को जर्नल्स में आना और कुछ नहीं करना, सम्स के थ्रू सीधा मूव ऑन करना। चलो अब अपने आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। और ये जर्नल एंट्रीज जो है ना, कुछ नया एंट्रीज नहीं सिखाएगा, तुम लोगों को आता है जर्नल एंट्रीज। ठंड लग रही है। अब वो तो तेरे को पहले लिखा दिया। मैच्योरिटी डेट पे कुछ मत देखना, ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद देखना, सब 3 दिन ऐड करने के बाद देखना। अभी कुछ नहीं देखना है, तुम मेच्योरिटी डेट पे मत देखना। मेच्योरिटी डेट सपोज कर लो, यहाँ पे मेच्योरिटी डेट जो है ना 15 अगस्त आ जाता, तो तुम मत सोचना अरे 15 अगस्त आ गया, एक दिन पहले चले जाते हैं ना, ड्यू डेट तक जाओ 3 दिन ऐड करके, फिर देखना कि वो पब्लिक हॉलीडे है कि क्या हॉलीडे है। बट 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर नहीं देगा। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब इंट्रीज में आ रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग 2 पार्टीज ले रहे हैं, ए और बी, 2 पार्टीज। इस तरह पेज को 2 पार्ट्स में फोल्ड करके रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आओ, सबसे पहला यहां पे बिल का काम आएगा जब गुड्स बिकेगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ए टू बी हम स्पेसिफाई नहीं किया था, स्पेसिफाई कर दिया। ए ने बी को गुड्स बेचा, तो इसकी एंट्री आई थिंक सबको आती है। ए के बुक में एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू सेल्स। और ए के बुक, बी के बुक में क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। ये सबको पता है, सॉरी बी नहीं। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट एटसेट्रा वाला सिचुएशन आ सकता है यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था, बुक्स में दिखाया नहीं जाता था, सीधा डिडक्ट हो जाता था। वो तो नॉर्मल जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट है। अब आ जाओ, अब यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आ रहा है। बिल ड्रॉन बाय ए एंड एक्सेप्टेड बाय बी। तो अब भाई एंट्री क्या होनी चाहिए? ए के बुक में एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, और बी के बुक में एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पे। देखो पार्टीज बुक से गायब हो चुकी है, बी डेबिट हुआ था, बी क्रेडिट हुआ, गायब। ए क्रेडिट हुआ था, ए डेबिट हुआ, गायब। ठीक है ना? यहां तक अभी नॉर्मल पार्ट हुआ है। अब इस बिल का यूज आएगा। इस बिल का यूज क्या हो सकता है? यूज ऑफ द बिल मतलब तुम क्या करोगे, बिल से पैसा लोगे ना, तो बिल को तुम अपने पास ही रख के पैसा ले लो ड्यू डेट पे जाके। तो अब अपने आते हैं यूज ऑफ बिल। बिल को किस तरीके से तुम यूज करते हो, ट्रीट करते हो बिल को। पहला, नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी 1 2 लिख रखा है। नंबर 3, देखो बिल को यूज कैसे कर रहा है, तुम बिल रिटेन कर रहा है। रिटेन मतलब तुम अपने पास ही बिल रख के रख रहे हो ड्यू डेट तक, और बाद में पैसा ले लोगे। तो बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक आपने बिल को अपने पास ही रखा। आपने मतलब ए नहीं, क्योंकि बिल तो उसके पास था ना। तब ड्यू डेट पे वो क्या करेगा, बिल को फिर रख के रखेगा क्या? ना, ले जाके बी को दे देगा, बी बिल दे पैसा दे, यही तो करेगा। और बी अगर पैसा दे दिया, इसका मतलब क्या, बिल ऑनर्ड हो गया, राइट ना।
तो अपने यहाँ पे दो सिचुएशन अराइज होने वाली है। नंबर वन इज बिल ऑनर्ड हो गया, हम ऑनर्ड वर्ड लिख दे रहे हैं, सिर्फ बिल ऑनर हो चुका है। इसका मतलब ए को पैसा मिल गया है, तो ये पैसा लेगा बी से और दे देगा क्या उसको, अपना बिल ले लो तुम, मतलब कैश आएगा बिल जाएगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश की जगह यू कैन राइट बैंक ऑल्सो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बढ़िया, तेरा एंट्रीज लिखा हुआ है सारा। और बी के बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए, बी के पास उसका बिल आ गया, गया क्या, कैश चला गया, यहां पे एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। सेम रखना, अगर यहां कैश लिखते हो तो यहां भी कैश ही लिखना, क्योंकि ये कैश देगा तो वो भी कैश ही लेगा ना। डन, बिल ऑनर हुआ तो ये चीज हुई। अब बात करते हैं सर बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया तो देख, हम तुम लोग को ना, तुम लोग को रटना नहीं है कुछ भी ऐसे। तो बिल डिसऑनर्ड मतलब कैंसिलेशन ऑफ द एंट्रीज होता है, तो सिंपली खाली ये इसी केस में नहीं है, रिटेनिंग का केस नहीं, और भी 4-5 केस आएगा, तो उस समय तुमको प्रॉब्लम होगा। अभी तो तुम सीधा रिवर्स कर सकता है, बिल का एंट्री क्या हुआ था, ये एंट्री था ना, इसको उल्टा कर दो, बस हो गया। बट हम लोग ये नहीं समझेंगे, हम लोग मेन थीम समझेंगे जो हर जगह अप्लाई होगा। मैंने क्या बोला, जब भी तुमको बिल डिसऑनर करना है तो पार्टी को क्या करना, वापस ले आना। तो यहाँ पे एक को किस पार्टी को लाना है बुक में, बी को, और बी उसके लिए क्या था, डेटर था, तो डेबिट कर दो, बी अकाउंट डेबिटेड टू, तुम्हारे पास जो बिल था उसका वैल्यू खत्म हो गया ना, वैल्यू खत्म मतलब बुक से गायब कर दो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिल डिसऑनर्ड हो पार्टी को रीस्टोर करना, तो रीस्टोर मतलब ए के बुक में बी डेबिट में था, डेबिट में ले आओ, ठीक है, और बिल का वैल्यू खत्म, तो बिल का वैल्यू खत्म, तो बिल डेबिट में तुम्हारे बुक्स में क्या करा, क्रेडिट करके खत्म कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। एंड बी की बुक में क्या होना चाहिए, बी को अपना बिल वापस मिल गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टी को रिस्टोर करो, तो पार्टी को रिस्टोर करो, पार्टी को रिस्टोर करने का मतलब क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। वैसे एक चीज और ध्यान रखना, लर्निंग ट्रिक, कोई भी केस हो, कोई भी सिचुएशन हो, बी के बुक में यही दो एंट्री होती है, ऑनर्ड होगा तो ये एंट्री, डिसऑनर्ड होगा तो ये, कोई भी केस हो, कोई भी सिचुएशन हो, बी के बुक में ये एंट्री हो, ठीक है। ए के बुक में एंट्री चेंज होती जाएगी, बी के बुक में बिल ऑनर होगा तो बीपी टू कैश, डिसऑनर्ड होगा तो बीपी टू पार्टी, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक कंसेप्ट आता है, इसमें हम लोग छोटा सा पार्ट एड ऑन करेंगे एक कंसेप्ट समझने के बाद, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं नोटिंग चार्जेस। देखो, सपोज कर लो कि रिद्धिमा क्या की, निष्ठा को गुड्स बेची थी, और निष्ठा बोली हम 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो रिद्धिमा उसके ऊपर बिल ड्रॉ की, वो बिल एक्सेप्ट करके दे दी। अब जब 3 महीने बाद बिल का ड्यू डेट आया, तो रिद्धिमा क्या की, निष्ठा से इन लोगों का थोड़ा सा झमेला चल रहा था, तो सोचते निष्ठा को परेशान कर। सपोज कर लो वर्या लॉयर है, ठीक है, तो वर्या इसकी फ्रेंड है रिद्धिमा की अच्छी, तब ये रिद्धिमा वर्या को बोलती है एक काम कर, हम उससे पैसा तो लेने ही नहीं गए हैं, हम मांगे ही नहीं है तो देगी कहाँ से, हम लिए नहीं है, और अब क्या करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उस पर लीगल केस ठोक दे, पैसा नहीं दिया मेरा, और वर्या एक केस कर दी उसके ऊपर। अब उसको वहां पे कोर्ट में बुलाया जा रहा है, ये बेचारी काम छोड़ छोड़ के जा रही है, परेशान हो रही है ना, तो ये परेशान ऐसा कर सकती है रिद्धिमा, रिद्धिमा कर सकती है, लेकिन रिद्धिमा को ऐसा करने के लिए रोकेगा कौन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिद्धिमा को ऐसा करने से रोकेगा। वो क्या करेगा पता है, वो बोलता है देखो, बिल से रिलेटेड तुम उस पर केस तभी कर सकते हो जब तुम नोटरी पब्लिक के ऑफिसर से जाके अटेस्ट करवा लोगे कि बिल एक्चुअली में डिसऑनर्ड हुआ है। अब नोटरी पब्लिक ऑफिसर सपोज कर ले हमें, गवर्नमेंट अपॉइंटेड रहता है, ये मेरे पास आई, बोली सर देखिए जो पार्टी है पैसा नहीं दे रहे, तो हम क्या किया, सपोज कर लिया आयुष जो है मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, तो हम आयुष को बोला आयुष निष्ठा को कॉल करो या उसके घर जाओ, उसके ऑफिस जाओ, पता करो पेमेंट क्यों नहीं कर रही है।
तो निष्ठा को फोन लगाया, आपको बताया कि ऐसा ऐसा है, एक रिद्धिमा नाम की एक पर्सन है जिसको आपको पैसा देना था, आप दे नहीं रहे हो। तो देने को रेडी बैठे, कोई आया ही नहीं सर, कैसे दे? तो बोला ठीक है हम भिजवा रहे हैं, पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ, हम इसको बोला कि नहीं रिद्धिमा अटेस्ट नहीं होगा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तो पार्टी पेमेंट करने को रेडी है, जाओ जाके पैसा ले लो। तो भगा दिया, हम बिल अटेस्ट ही नहीं किया। अब जब बिल में टेस्ट ही नहीं किया तो इस पे केस ही नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सपोज को लाइव उसको फोन किया, निष्ठा बोली यस सर थोड़ा प्रॉब्लम है तो अभी तो नहीं पे कर पाएंगे, 15-20 दिन बाद ही पे करेंगे, और हम ये मेरे को बताया, हम बिल में साइन कर दिया, बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू पार्टी इज अनेबल टू पे। ठीक है, अब जैसे हम इस पे किया, अब ये उसके ऊपर लीगल केस कर सकते हैं। तो हम ये फ्री में करेगा क्या? हम उसके लिए तुमसे चार्जेस लेंगे, और ये जो चार्जेस होता है इसको क्या बोला जाता है? नोटिंग चार्ज। ये नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? भाई जो मेरे पास बिल अटेस्ट करवाने आएगा वही पे करेगा। ये भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, जैसे अगर तुम इसको बिल इंडोर्स कर देता तो ये होती, तो कोई भी हो सकता है, जो बिल अटेस्ट करवाने आएगा वो पे करेगा। मतलब पे कौन करेगा? होल्डर ऑफ द बिल। लेकिन गलती किसकी है? ये लगा क्यों नोटिंग चार्जेस? निष्ठा पेमेंट नहीं की इसलिए, बेयर तुम्हें को करना पड़ेगा। ये कैश दे देगी लेकिन बाद में तुमसे रिकवर कर लेगी। तो भूमि पे करेगी तो भूमि कैश दे देगी, लेकिन भूमि किससे? रिद्धिमा से रिकवर करेगी। रिद्धिमा किससे रिकवर करेगी? निष्ठा से रिकवर करेगी। क्लियर है ये चीज? तो ये कंसेप्ट है। तो नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं है, ये एक अटेस्ट कराने का चार्जेस है। यहां लिख लो, अमाउंट या यू कैन से फी पेएबल टू नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, नोटरी पब्लिक टू अटेस्ट डिसऑनर ऑफ बिल। ये फी होती है जो हम लोग पे करते हैं नोटरी पब्लिक को अटेस्ट करवाने के लिए कि बिल डिसऑनर हुआ है। एंड ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये पे कौन करता है? ऑलवेज पे कौन करेगा? होल्डर ऑफ द बिल। पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, पेड बाय होल्डर ऑफ बिल। जिसके पास बिल होगा वो पे करेगा। होल्डर वेरी कर सकता है, क्योंकि इंडोर्समेंट के केस में तो कोई और हो सकता है ना होल्डर, होल्डर ऑफ द बिल। लेकिन इस अमाउंट को बेयर कौन करेगा? हाँ, जिसको पेमेंट मिलने। ये तो बिल दिखा के बोलेगी, बिल नहीं, ये तो निष्ठा को इससे मांगेगी ना। बिल से भी तो इसमें नाम तो लिखा हुआ निष्ठा का, नाम डिटेल कॉन्टैक्ट एड्रेस सब लिखा हुआ रहेगा। तेरा काम खत्म हो गया। नहीं, अब डिसऑनर्ड होगा तो फिर तेरा वापस से रोल आ जाएगा। अगर वो पेमेंट कर देगी तो तेरा काम खत्म था। अच्छा, होल्डर ऑफ द बिल पे करेगा, बेयर कौन करेगा? ऑलवेज ड्रॉई बेयर करेगा, बॉर्न बाय ड्रॉई। वैसे एक्चुअली कंसेप्ट होता है बॉर्न बाय पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर तो निष्ठा ही रहेगी। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं ऊपर वाले एंट्री में। सपोज कर लो 10,000 का बिल था और नोटिंग चार्जेस लगा 100 रुपया। तो यहां पे बिल तो 10,000 का चला गया, और नोटिंग अटेस्ट कराने कौन गया था? ए ही तो गया था। यहां पे तो ए ही गया था ना, तो पैसा तो कैश में देना पड़ा होगा, तो यहां पे टू कैश 100 रुपया। और ये पूरा 10,100 किससे रिकवर करेंगे हम लोग? तो बी टू कैश। अरे मेरा खर्चा थोड़ी है, हम तो बी से लेंगे, तो हम एंट्री पास नोटिंग चार्जेस का सिर्फ एंट्री सोचो तो क्या हो जाएगा? बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और बी के बुक में क्या एंट्री होगा? भाई खर्चा उसका है, जिसका खर्चा होता है एक्सपेंसेस उसके बुक्स में डेबिट होता है। तो यानी बी के बुक में क्या कर देंगे? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 100 रुपया, 10,000 का बिल था, ए को कितना देना है? 10,100। अनुष्का एंड गुंजन समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। 100 रुपीज है। समझ में आई ये पार्ट? ये था बिल अगर चेंज किया जाता है तो ये एंट्री।
एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? एक केस और समझते हैं, फिर कुछ सम करते हैं। ऐसा जो, हाँ हाँ, नेक्स्ट आओ। देख हम यहाँ पे क्या किया, बिल को रिटेन कर लिया था, मतलब ड्यू डेट तक मेरे पास ही बिल था, पार्टी के पास गया, पैसा मांगा, वो दे दिया तो ऑनर्ड, नहीं दिया तो डिसऑनर्ड। अब क्या हुआ ना, हम लोग दूसरे तरीके में चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मेरे को, हम तो बिल ड्रॉ कर दिया, सामने वाला पार्टी तो 3 महीने बाद पैसा देगा, लेकिन मेरे को ना अभी 2-4 दिन में पैसा कैसे मिलेगा? बैंक से मिलेगा। हम बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा बैंक ये लीजिए बिल, मेरे को पैसा दे दीजिए, तो बैंक मेरे को पैसा दे देगा। इस एक्टिविटी को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ। ठीक है, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसा ले लेना। तो यहां पे आ जाओ, अब नेक्स्ट केस इज बिल डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। जब बिल तुम बैंक से डिस्काउंट करवाओगे ना, तो 2-3 दिन बाद करा रहे हो, 5 दिन बाद करा रहे हो, 1 महीने बाद करा रहे हो, बिल तो 3 महीने बाद का है। जो पार्टी है, जो ड्रॉई है, जो पेयर है, उसको तो ड्यू डेट पे ही मतलब है। ड्यू डेट पे या तो वो बिल ऑनर करेगा तो ये एंट्री पास करेगा, डिसऑनर करेगा तो ये एंट्री पास करेगा, और कुछ केस नहीं है। तो उसको ड्यू डेट से ही मतलब है। डिस्काउंट तो तुम करवा रहे हो ना, तुम डिस्काउंट करवा रहे हो तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? कैश में आ रहा है, या कैश में नहीं आएगा, पैसा बैंक में ही आएगा, बाद में तुम निकाल लो बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, तुम्हारे पास से जा क्या रहे, बिल जा रहा है, तो टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन बैंक क्या फ्री में काम कर देगा? बैंक को चार्जेस ले लेगा, एंड द चार्जेस इज नोन एज द डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंट ऑन बिल्स। वो तुम्हारे लिए खर्चा है। तो आप एंट्री पास करोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ए के बुक में एंट्री होगी, बी के बुक में कुछ नहीं होगा। हाँ, डिस्काउंट ऑन बिल्स या डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। नहीं, बैंक चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस। उससे क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तुम, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है, इससे पता चलेगा बिल डिस्काउंट का चार्जेस है। एंड ये डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है, तो अगर बिल कैश बुक में भी करते रहो तो ये डिस्काउंट में डेबिट में नहीं आता है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है। अच्छा, अब ये बिल ऑनर्ड हो गया क्या? अब हम लोग ऑनर्ड और डिसऑनर्ड में जाते हैं। ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो रहा है, तो ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो रहा है तो पहले बी की एंट्री करते हैं। याद हम क्या बोला था, बी के केस में तो सेम ही एंट्री होना है। वो पैसा दे रहा है, वो एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिल ऑनर्ड हुआ ना? ठीक है भूमि, बी के केस में तो सेम ही एंट्री होना है, बिल ऑनर्ड होगा तो बीपी टू कैश, बिल डिसऑनर्ड होगा तो बीपी टू पार्टी। ए के बुक में क्या एंट्री होगी? हाँ, अरे जरूर थोड़ी है बैंक को हम पैसा बैंक में ही देंगे, हम कैश में भी दे सकते हैं, हमको तो पैसा देना है, कुछ नहीं होगा। निष्ठा ये बोल रही है ए के बुक में कुछ एंट्री नहीं, क्या होगा? बी पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। के पास बिल होगा उसको पैसा देगा ना, ए को तो पहले ही पैसा मिल चुका है। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास, बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, तो पैसा मिला बैंक को, दिया कौन? बी। तो ए कोई पार्टी भी है कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं ना, तो ए के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, बैंक के बुक में एंट्री होगा, बी के बुक में एंट्री होगा, हो गया खत्म। अब आ जाओ डिसऑनर्ड हुआ। देखो, बिल डिसऑनर्ड हुआ तो क्या एंट्री पास करेंगे? बिल डिसऑनर्ड हुआ का मतलब क्या हुआ? बिल डिसऑनर्ड मतलब, अब यहां पे आ जाओ ए के बुक में, पहले बी के बुक में सोच रहे थे, सिंपल एंट्री था ना, बताया था ना। तो बी के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, अगर नोटिंग चार्जेस हुआ तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू ए। ये तो कॉमन है, नॉर्मल है, तुम ये दो एंट्री चाहे तो रट सकता है, यही होगा और कुछ होगा ही नहीं, कभी कभी किसी हाल में नहीं होगा। ऑनर्ड हुआ तो बीपी टू कैश, डिसऑनर्ड हुआ तो बीपी नोटिंग चार्जेस टू पार्टी। आ जाओ इसके बुक में, रीस्टोर का सिचुएशन में जाना, कैंसिलेशन में जाओगे तो यहाँ तो 2 एंट्री हो चुका है, बिल मिला वो, उसके बाद बिल डिस्काउंट हुआ वो सब में जाना ही नहीं झमेला में। पार्टी को रीस्टोर करना है, तुम सिंपली अपने आप से बात करना, पैसा लेना किसको है, किससे है, पैसा देना किसको है। ए के बुक में ए को किससे पैसा लेना है, देना किसको है?
बैंक को, तो बी को डेटर बनाओ, बैंक को क्रेडिटर बनाओ। डेटर का प्लेस होता है डेबिट, बैंक क्रेडिटर का प्लेस होता है क्रेडिट। पैसा लेना है बी से, देना है बैंक को, तो लेना है डेटर, डेबिट करेंगे, देना है क्रेडिटर, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कौन पे किया होगा, होल्डर ऑफ द बिल। एंड हु इज द होल्डर, बैंक इज द होल्डर, तो बैंक पे कर दिया होगा, तो बैंक अपने पॉकेट से देगा, तुम्हारे अकाउंट से निकाल लेगा। ये थी एंट्रीज, कोई दिक्कत यहां पे? अभी ब्रेक का जरूरत है कि 15 मिनट बाद दे ब्रेक? एक सम में आ जाता है। चलो लिखो, सम लिख लेना, सम सॉल्व करना है तुमको। आयुष, सम सॉल्व करना होगा तुमको। ऑन 4th May 24, A sold goods to B on credit valued rupees 5 lakhs, comma, subject to trade discount, ना ना नॉर्मली करना, subject to trade discount of 20%, and immediately draws a bill, draws two bills of rupees 1 lakh for 2 months and balance for 3 months. Bills were duly accepted by B. ये अगर नहीं भी बोले तो भाई इंप्लाइड है कि बिल एक्सेप्ट कर लिया गया। सब में आफ्टर डेट आफ्टर साइट कुछ नहीं बताया है, और वैसे बोला भी नहीं है डेट कुछ साइन किस दिन हुआ है, तो इसका मतलब 4th में से काउंटिंग होगा सर। A retained first bill till due date and the bill was duly paid. बिल का ड्यूली पेमेंट हो गया, यस उसको डिसऑनर करेंगे। ए डिस्काउंटेड सेकेंड बिल with the bank on 7th May 24 at the rate 10% per annum, मतलब 10% का डिस्काउंटिंग चार्जेस ले रहा है बैंक। सेकेंड बिल was dishonored on due date.
comma noting charges incurred rupees 200. Past journals. तो ये केस है, इसमें अभी तक अपने जो दो सिचुएशन पढ़े हैं वो पूरा डाल दिए। नहीं कोई दरकार नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर दो पेज को, ए और बी। कितना भी उसे क्लास है, ओ तो हो जाएगा, 15 हो जाएगा फिर। अच्छा देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी के बुक में एंट्री। पहले डेट देखो, किस डेट में गुड्स बेचा गया है। गुड्स जो बेचा गया है किस डेट में बेचा जा रहा है? 4th में। तो 4th में को हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, 4th में 24। ए के बुक में एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। हाँ ट्रेड डिस्काउंट इस सब है, अमाउंट लेना पड़ेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए। अमाउंट देखिए, अमाउंट गुड्स का अमाउंट 5 लाख था, 5 लाख में 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 5 लाख का 20% इज 1 लाख। बचा कितना? 4 लाख। तो आप यहां पे ले लोगे 4 लाख। अच्छा ये एंट्री कर दिए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, बिल मिल रहा है ना, दो बिल मिल रहे हैं, ध्यान देना, सेम डेट पे मिल रहे हैं। तो सेम डेट में आप एंट्री क्या करने वाले हो, ए के बुक में एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिटेड। कितने का है? 1 लाख। एक और बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिटेड, ये कितने का होगा? 3 लाख। 2 किससे मिला? से। समझना, कोई भी दिक्कत तो पूछना। और नरेशंस लिखा जाता है जर्नल्स में, ध्यान रखना, वो नॉर्मल होगा। अब आ जाओ, बी के बुक में क्या एंट्री होगी, एज अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, टू बीपी 1 बिल्स पेबल 1 1 लाख, टू बिल्स पेबल 2 3 लाख। हो गया? बेसिक एंट्रीज है, कुछ नहीं है एंट्रीज ही, तुम लोगों को बस एंट्रीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लेना है। डन, आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या हुआ है देखो, हमने क्या किया, पहला जो बिल था उसको ड्यू डेट तक रखा। तो पहले ड्यू डेट निकाल लेते हैं ना। 4th मई में अगर 2 महीना ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 7th में 24 बोल रहे हैं क्या तुम? 2 महीना 7 जुलाई, तो 7 जुलाई आएगा। पहला बिल 7 जुलाई को ड्यू डेट पा रहा है और दूसरा बिल 7 जुलाई नहीं, 7 जुलाई बोला ना तुम लोग। 7 जुलाई को ड्यू डेट आ रहा है, सेकंड बिल का ड्यू डेट कब आ रहा है? 7 अगस्त। ठीक है ना पवित्र? 7 जुलाई 7 अगस्त, पहले कौन सा डेट आएगा? 7 जुलाई। वो कौन सा बिल था जो तुम रिटेन किए थे, उसका पैसा मिल गया? मिल गया। एक लिखा हुआ है, पहला बिल तुम रख के रखा जिसका पैसा पूरा मिल गया, तो 7 जुलाई को एंट्री पास कर दो। लेकिन रुक जाओ, 7 जुलाई के पहले तुम कौन सा डेट आता है, ये जो है बिल डिस्काउंट जो करवाए हो, कब करवाए हो? 7 जुलाई के पहले 7th में, पहले 7th में का रिकॉर्डिंग करो। तो 7th मई को बिल डिस्काउंट किए हो, उसकी एंट्री पास कर दो। 7th मई को बी के बुक में एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग तो तुम करवा रहे हो। तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरा बिल ये है 3 लाख। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा
देखिए भाई 3 लाख के ऊपर 10%, बट कितने महीने के लिए? बैंक तुमको कितने महीने के लिए बेनिफिट दे रहा है? 3 महीने के लिए, तो इंटू 3/12 भी करना पड़ेगा। आओ 7,500। देखो एक डिफरेंस और बताता है पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में। पहले के बच्चे क्या करते थे ना, आंसर देने के लिए एकदम वो पड़े रहते, मतलब पीछे, मतलब जैसे हम बोला ना बता, हमको बोलना पड़ा बताओ, और पहले का बच्चा लोग, हम लोग को बोलना पड़ता था मत बताओ। सब कोई रेडी रहता था 7,500। और अब ये अमाउंट कितना है? लेकिन ना आज के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत, लोग उसको ग्रैब करना पड़ेगा। पहले आईएएस बनना ना, पहले आईएएस बनना थोड़ा टफ था, आज आईएएस बनना इजी है। मैं ऐसे देख रही है जैसे लगता है क्या बोल दिया। चलो नेक्स्ट आओ, ये एंट्री होगी ना। अब हम लोग सीधा मूव कर जाएंगे इसके बाद। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट तो 7 जुलाई है, तो 7 जुलाई को क्या हो रहा है? पहला बिल जो मेरे पास ही था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो 7 जुलाई 2024 हम एंट्री क्या पास करेंगे? मेरे पास बिल पैसा आ गया ना, बिल बंद दे देंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू BR1 1 लाख। कहां पे? हाँ BR2 लिखना पड़ेगा, देखो गुड रिधिमा। अच्छा अब बी के बुक में क्या एंट्री होगी भाई? बी के पास उसका बिल्स पेबल 1 आ गया, वो पैसा दे दिया, अमाउंट 1 लाख। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, अब क्या हो रहा है देखो, अब दूसरा ड्यू डेट 7 अगस्त, उसमें क्या हुआ? जो डिस्काउंटेड बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो हम लोग मूव कर रहे हैं 7 अगस्त 24। एंट्री क्या होगी? पैसा लेना किससे है? बी से, और देना किसको है? बैंक को। ए के बुक में क्या एंट्री हो रही है? ए को पैसा किससे लेना है? बी से, देना किसको है? बैंक को। तो हम लोग एंट्री करेंगे बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था? 3 लाख का। नोटिंग चार्जेस लगा कुछ? यहाँ पे तो इंक्लूड हो जाएगा। हम बी को बोलेंगे भाई नोटिंग चार्जेस तुम दे, और बैंक बोलेगा कि तुम दो नोटिंग चार्जेस, तो हम लोग बैंक को नोटिंग चार्जेस दे देंगे और बी से ले लेंगे। बी के बुक में एंट्री कॉमन एंट्री है ना, हम बताया था ना, बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200, टू एज अकाउंट 3,200,000। दैट्स इट, हो गया सम कंप्लीट। इतना सिंपल है ना। देखो हम लोग कहां तक समझे थे? बिल डिस्काउंट किया जाएगा तो क्या होगा, समझ गए ट्रीटमेंट। बिल रिटेन किया जाएगा तो क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं कि अगर बिल हम डिस्काउंट नहीं करवा रहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी को एंडोर्स कर दे रहे हैं, तो क्या होगा। मतलब 5th नंबर डिवीजन। तुम्हारे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एंट्री समझ में आएगा, वही तुम समझना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल एंडोर्स कर रहे हैं। बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर से, उसका नाम हम ले देते सी, क्रेडिटर का नाम सी है। ए ने, क्योंकि बिल तो ए के पास है, ए ने बिल किसको एंडोर्स कर दिया? सी को एंडोर्स कर दिया। क्या एंट्री होनी चाहिए? देख ये जो एंडोर्समेंट होगा ऑब्वियस बात है ड्यू डेट के पहले होगा, तो सी, बी को तो कोई मतलब ही नहीं होगा उसमें, ए को मतलब होगा, और सी के बुक में भी एंट्री अपने समझ लेंगे साथ साथ। तो ए ने बिल एंडोर्स किया है, तो ए अपने बुक में क्या एंट्री पास करे? सीज अकाउंट डेबिटेड। तो उसके पास से क्या चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। सी के पास क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए। अब यहां पे देखो इंटरेस्ट या डिस्काउंट आ सकता है। इंटरेस्ट या डिस्काउंट कैसे आएगा समझना। सपोज कर लो
मुझे बिल जो देना था 10,000 का देना, मतलब बिल 10,000 का दे रहा हूं, ठीक है, और मुझे जो पेमेंट करना था वो सपोज कर लो 9,800 ही करना था। मतलब सी को मुझे पेमेंट 9,800 क्या करना है, आई एम गिविंग हिम अ बिल ऑफ ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो दोगे वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। एक्स्ट्रा तो इंटरेस्ट ही होगा ना, डिस्काउंट नहीं हो सकता, डिस्काउंट तो कम देते हैं, तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा जब भी दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट हो सकता है, मतलब ए के बुक में इंटरेस्ट डेबिट होगा, ब्रैकेट में इफ लिख देते हैं, और बी के सी के बुक में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कुछ हुआ तो उसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है ना, क्रेडिट हो जाएगा। अब साथ साथ तुरंत एक और सिचुएशन समझ लीजिए, मेरे को ए को 10,500 पे करना था, मैं उसे 10,000 का बिल दे रहा हूं सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट है, मतलब क्या 500 रुपया कम दे रहा है, तो ये कम दे रहा है वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मेरे बुक में यहां पे आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, यहां पे अपने इफ लिख दे रहे हैं, और सी के बुक में ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड 500। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, तो ये सिचुएशंस आ सकती है ऐसी। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। डन, कि हम लोग बिल एंडोस कर दिए, अब बिल आएगा ड्यू डेट पे, ऑनर्ड होगा डिसऑनर्ड होगा कुछ तो होगा, तो अब अपने आते हैं बिल ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो रहा है। बिल ऑनर्ड होने का मतलब क्या पता है, पैसा मिल रहा है, किसको मिलेगा पैसा, बिल किसके पास है, सी के पास, सी को पैसा मिलेगा, और देगा कौन, बी, या बैंक क्यों देगा, बी देगा। तो यहां पे ए बी सी हम लोग लिख ले रहे हैं, ए बी सी, ए के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, बी के बुक में भाई वो पैसा दे रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एंड सी के बुक में एंट्री होगी, उसको कैसा पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाइए, बिल अगर डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम लोग पूछेंगे, डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल टू कैश। चलो डिसऑनर्ड की एंट्री हमको बी के बुक में क्या होगी, ये वर्या बता रही है, बी के बुक, बी तो पे करने वाला था ना, पे किया नहीं है, हम बोला था ना बी के बुक में तो ऑलवेज कॉमन एंट्री होगा, तो उसका बिल आ जाएगा, और पैसा देना किसको है, एक को, अकाउंट। अच्छा, तुम बता ये निष्ठा, सी के बुक में क्या एंट्री होगा, सिर्फ सोच, सी को किसी से पैसा लेना है क्या, ए से, बी को तो वो जानता ही नहीं है, बी से तो खाली बिल देके पैसा लेता है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। चलो ये दो एंट्री तो हम लोग समझे, भूमिका समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बी के बुक में हमने एंट्री की बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, अगर नोटिंग चार्जेस होता तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। पवित्र कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आर्यन से हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि तुमको प्रॉब्लम होगा हमको पता है, इसीलिए क्योंकि तुम किया नहीं ना पहले वाला पार्ट, अभी तुम कल वीडियो डाल दे ऐप में ना, तुम लोग की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, बी के बुक में, सॉरी सी के बुक में अपनी एंट्री क्या पास करेंगे, सी को पैसा लेना है ए से टू बिल्स रिसीवेबल,
और नोटिंग चार्जेस तो इसी को पे करना पड़ा होगा, तो टू कैश करके पे कर देगा। नहीं, नोटिंग चार्जेस नहीं। अब ये सी होल्डर ऑफ द बिल है तो कैश पे कर दिया। अगर इन द मीन टाइम आजकल में कोई वीडियो देखना हो तो मेरे को मैसेज कर देना ना, हम तुमको यूट्यूब का लिंक दे देगा। अच्छा, इसका इसी चैप्टर का तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम आज ही दे देगा, यूट्यूब लिंक ही भेज देगा। अच्छा, अब आओ यहां पे ए के बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? ए को किससे पैसा लेना है तुम बता? बी से लेना है, और देना किसको है? सी को। तो यहां पे ये एंट्री पास करेगा, बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ठीक है, चलो ये तो हो गया ऑनर डिसऑनर के केस में बिल इंडोर्स हुआ। तो अब एक और चौथा केस होता है, वो केस है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 6 ना, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली बिल को बैंक को भेज देते हैं कि तुम कलेक्ट कर लेना, डिस्काउंट नहीं करवा रहे भाई तुमसे। मतलब क्या हुआ ना, हम लोग को बैंक फैसिलिटी दे रखा है, हम लोग प्राइवेट बैंकिंग क्या करता है, बहुत सारा फैसिलिटी देता है, आप क्यों बेकार में जाओगे पार्टी से पैसा लेने, आप मेरे को बोलो ना, हम जाके कलेक्ट करेंगे आपके। तो निष्ठा को जैसे ही बैंक के बोला, निष्ठा बोले ठीक है, एक बिल कलेक्ट करना है, आके लेके जाओ बिल। तो वो आया बैंक वाला बिल लेने के लिए, तो यही निष्ठा क्या कि उसको बिल दे दी, तो बिल दे दी तो वो जाने लगा, तो बोलिए अरे कोई प्रूफ तो दो तुम मेरे से बिल लेके जा रहे हो। तो वो बैंक का एक रिसिप्ट दे दिया, तो निष्ठा को क्या मिला? बिल मिला। वो किस चीज का? कलेक्शन का, बिल्स फॉर कलेक्शन। अब हम लोग समझ रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, हम लोग ड्यू डेट पे बैंक को बोल रहा है मेरा बिल कलेक्ट कर दो, बस तुम इतना सा काम कर दो। तो बैंक वाला आया, मेरे से बिल लिया, तो मेरे से बिल लिया तो मेरे पास से बिल्स चला गया, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, वो मेरे को एक रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग एंट्री करेंगे, बैंक रिसिप्ट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो हम लोग यहां पे लिख ले रहे हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपने बिल बैंक को दिया, किस चीज के लिए दिया? कलेक्शन के लिए दिया। एंट्री क्या होनी चाहिए? ए और बी। देखो भाई, ए के बुक में जब तुम एंट्री पास करोगे तो यहां पे अभी बी के बुक में तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बी तो तब एंट्री करेगा ना जब वो पे करेगा। तो यहां पे ए के बुक में क्या एंट्री हुई? उसके पास बैंक का रिसिप्ट है, बैंक के रिसिप्ट को हम लोग नाम क्या देते थे पता है? अकाउंट्स क्या है पता है? एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग है, जो एक्टिविटी है उसी का नाम लिख दो। मैंने बिल भेजा, कलेक्शन के लिए भेजा, तो जो बैंक रिसिप्ट है ना उसको नाम क्या दे देंगे? बिल फॉर कलेक्शन। तो अपनी एंट्री हो जाएगी, मेरे पास आया क्या? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। आज के बच्चों का एक और डिफरेंस याद आया, थोड़ा देर बाद बताएंगे। इसको कर लेते हैं उसके बाद। हाँ हाँ, डिफरेंस तो ज्यादा है, सच में डिफरेंस ज्यादा है। हाँ, अच्छा अब देखो, अब ड्यू डेट आएगा, अब ड्यू डेट पे या तो बिल ऑनर्ड होगा या बिल डिसऑनर्ड होगा। तो पहले आते हैं बिल ऑनर्ड हुआ। तो बिल ऑनर्ड हुआ तो ये बी क्या करेगा? बी तो पे करेगा ना। तो बी के बुक में तो नॉर्मल एंट्री जो हम बोला था लर्न कर लो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। ए के बुक में क्या? ए के बुक में बैंक कलेक्ट करेगा पैसा, कलेक्ट करके बैंक अपने पास थोड़ी रखेगा, तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा। तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश हो ही नहीं सकता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब जब बैंक पैसा कलेक्ट ही कर दिया तो हम उसका बैंक रिसिप्ट को सजा के थोड़ी रखेंगे, फेंक देंगे, हट गया। अब लेकिन बैंक बोलेगा 10,000 का बिल कलेक्ट किया, बैंक बोला मैम कलेक्शन किए हैं, चार्जेस तो तुम्हारे अकाउंट में 9,800 डाल, 200 रुपया चार्जेस, बैंक चार्जेस भी लिख सकता है, कलेक्शन चार्जेस।
अब निष्ठा सोचेगी इससे अच्छा तो हम अपने स्टाफ को भेज, सैलरी दे ही रहे थे। नेक्स्ट आओ, अब आते हैं बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड, तो बिल डिसऑनर्ड हुआ तो देख क्या हो, बी के बुक में तो नॉर्मल एंट्री है ना, क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अगर हुआ तो डेबिटेड टू एज अकाउंट। बी के बुक में, ए के बुक में क्या एंट्री होगी, ए को पैसा किससे लेना है, ओए बैंक से क्यों लेना है, बैंक देगा ही क्यों, कलेक्शन हुआ ही नहीं है, बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो ए किससे मांगेगा पैसा, बी से, तो बी को डेटर बनाएगा, बीज अकाउंट डेबिटेड, वानी समझ में आ रहा है ना सब, बीज अकाउंट डेबिटेड। अब क्या हुआ, पैसा देना किसको है, नहीं देना है, बैंक देना है, बैंक कलेक्ट किया क्या, लेकिन बैंक अगर नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो नोटिंग चार्जेस देना होगा बैंक को, अगर नोटिंग चार्जेस है तो हम लोग टू बैंक करके नोटिंग चार्जेस बैंक को दे देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो बैंक पे किया होगा ना, बैंक पास द होल्डर, एंड मेरे पास वो बिल्स फॉर कलेक्शन का अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसको हम हटा देंगे, टू बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन जो तुम डेबिट किया टू बीएफसी बिल्स फॉर कलेक्शन, और बैंक से जो पेमेंट, जो बैंक नोटिंग चार्जेस पे किया वो बैंक को दे देंगे। अब बीच में हम डेबिट में थोड़ा सा स्पेस रखा है, क्या है पता है, बैंक बोलेगा भाई कलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तो गए थे लाने, बैंक चार्जेस दो, हाँ नहीं यहाँ पे कलेक्शन चार्जेस नहीं होगा, कलेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ बैंक चार्जेस ही होगा, ऊपर में तुम कलेक्शन चार्जेस भी लिख सकता था, बैंक चार्जेस भी लिख सकता, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके ऊपर भी एक सम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर, on 4th Feb 20, A sold goods to B for rupees 3 lakh and draws two bills of exchange for the same। अच्छा, तो अब अपने आ रहे हैं बिल्स फॉर एक्सचेंज फॉर द सेम, वन फॉर ₹1 lakh for 2 months and another for rupees 2 lakhs for 90 days। फर्स्ट बिल वॉज रिटेन्ड, नहीं रिटेन्ड नहीं, अपने क्या केसेस लिए, एंडोर्समेंट ना, फर्स्ट बिल वॉज एंडोर्स्ड टू डी and duly honored। One day before due date, A sent second bill to bank for collection।
second bill was dishonored, noting charges incurred rupees 300. स्टार्ट करें। हम कॉपी नहीं किया अभी तक। चलो देखो, हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। पहली एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं 4 फैब 2020 को। 4 फैब 2020 ए के बुक में एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, द अमाउंट विल बी 3 lakhs। पी के बुक में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, अमाउंट तो 3 लाख ही रहेगा। ऑन द सेम डेट उसको 2 बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट। एक 1 लाख का बिल था, दूसरा 2 लाख का बिल। टू गिवर इज बी। बी के बुक में भी क्या एंट्री होनी चाहिए सोचिए। बी के बुक में आप एंट्री पास करोगे ए अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, टू बिल्स पेएबल 1 लाख, टू बिल्स पेएबल 2 लाख। सिंपल जर्नल एंट्रीज है, कुछ नहीं है। ये एंट्रीज तो तेरे को भी समझ में आ गया होगा आगे। अच्छा, अब अपनी बात करते हैं। पहले बिल को हम लोग क्या किए, एंडोस कर दिए। वो इंडोस कब किया नहीं बताया, तो क्या करोगे, एग्जाम में ऐसा दे सकते हैं, या तो डेट बताएगा, डेट पे रिकॉर्ड करना, नहीं बताया तो तुम क्या करोगे, तुरंत इंडोस कर देगा। तो तुरंत मतलब अभी जैसे बिल मिला वैसे इंडोस कर देंगे, तो उसी डेट में। तो ये किसको इंडोस कर रहे हैं, सी को ना, और डी को। तो डीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 1। मेरे को डी को देना कितना है वो भी मैंने नहीं बताया, तो मतलब 1 लाख ही देना होगा। अभी बी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, डी के बुक में एंट्री होगी। अगर डी के बुक में मैं एंट्री पास करूं तो डी के बुक में क्या एंट्री होगी, हम समझ नहीं, मतलब समझ रहे, लिख नहीं रहे। डी के बुक में क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, यही होगा ना। तो अब अपने आ जाओ ड्यू डेट पे, पहले बिल का पेमेंट हुआ। डी के बुक में क्या बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, कौन दिया, ए दिया, तो टू एज अकाउंट। अच्छा, अब बात करेंगे पहले बिल की ड्यू डेट एंड दूसरे बिल की ड्यू डेट क्या है। देखो भाई, 4 फैब को ड्यू बिल था, उसमें बिल में ऐड करेंगे 4 फैब में 2 महीना, तो क्या हो जाएगा 4 अप्रैल, 3 दिन और ऐड करेंगे 7 अप्रैल। तो पहले बिल की ड्यू डेट है 7 अप्रैल, और दूसरे बिल की ड्यू डेट क्या है, 90 डेज ऐड करना है। 4 फैब में 2020 में 90 डेज ऐड करो, तो देख 4 फैब 20 में 90 डेज ऐड करेंगे, मतलब अप्रैल का कितना दिन ऐड करेंगे, 25। तो ये आएगा 29 फैब 20। फिर मार्च का 31, 31 मार्च 20। तो अभी कितना दिन ऐड हो गया, 56। 90 डेज ऐड करना है, मतलब अभी 34 डेज और ऐड करना है। तो 30 डेज ऐड करते हैं तो 30 अप्रैल आया, फिर 4 डेज ऐड करते हैं तो 4 मई आया, फिर 3 दिन ऐड करते हैं 7। इसमें सेम आ रहा है, चेक कर, निश्चित नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, इसमें भी सेम आ जा रहा है। बट ऐसा करना मत, नहीं नहीं, कभी कभी 1-2 दिन क्यों, अरे आ गया तो में क्या चाहता है बस। देखो देखो, यही डिफरेंस आजकल के बच्चों में
पहले वाला बच्चा लोग क्या करता पता है, अरे सर नहीं आता है तो क्या हुआ, ये वाला भी सिखा दीजिए ना। हाँ सच में करता था। ठीक है कोई बात नहीं। यस एमजीएस अच्छा स्कूल है, हम मानता ही है। हाँ बट ये लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी जबरदस्ती एक्स्ट्रा पढ़ा देता, वो अच्छा नहीं लगता। अब 12th का भी पढ़ा देना, वो अच्छा नहीं लगता। सब नहीं पढ़ाता है, कुछ कुछ है। टोरेटो हाउस। कलकत्ता गर्ल्स तो नहीं करा रहा है। अच्छा चलो जल्दी से आओ, यहां तो हुआ ना। अब अपने पहले क्या करें, पहला बिल ऑनर्ड हुआ ना 7 अप्रैल को, तो पहला बिल 7 अप्रैल को ऑनर्ड हुआ, तो हम लोग पहले 7 अप्रैल को एंट्री पास कर देते भाई। बिल ऑनर्ड हुआ, तो बिल ऑनर्ड हुआ तो पैसा किसको मिलेगा, ठीक। पैसा देगा कौन, बी। ए क्यों देगा, ए तो बिल दे दिया, खत्म हो गया, ए को कोई लेना देना नहीं है। ए को लेना देना है क्या, अरे डी के पास बिल है, डी बिल लेके बी के पास जाएगा, बी पैसा देगा, डी को मिलेगा। ए इज नॉट द पार्टी, तो ए के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। डी के बुक में आप एंट्री पास करोगे, डी के बुक में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल चला जाएगा। और बी के बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये डी की बुक में क्या, देखो ऊपर डी लिख दिया है, ए के बुक के लिए क्रॉस किया, ए के बुक में एंट्री नहीं होगा। अब आइए 7 मई को, 7 मई को क्या हो रहा है, लेकिन 7 मई को नहीं, उसके पहले एक दिन पहले उसके, मतलब 6 मई ना। 6 मई 20, ए ने बिल बैंक को एंडोर्स कर दिया, बी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, ए के बुक में एंट्री होगा। ए के पास आएगा बैंक का रिसीव, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू चला जाएगा। बिल रिसीवेबल टू कितने का था, 2 लाख का ना। बिल कलेक्ट कर लो तुम, तो बिल बैंक को दे दिए। अब कलेक्शन जब हुआ तो एंट्री क्या करेंगे, कलेक्शन हुआ ही नहीं, बिल डिसऑनर्ड हो गया। 7 मई की डेट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिल डिसऑनर्ड करेंगे। तो ए को पैसा किससे लेना है, बी से, तो बी को डेटर बनाएगा। पैसा देना है किसी को, नोटिंग चार्जेस का देना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस है क्या, बी अकाउंट डेबिटेड, बी से कितना लेंगे हम, 2 लाख तो लेंगे ही, और नोटिंग चार्जेस कितना है, 300 रुपया। और नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किसको करेंगे, बैंक को, और उसके साथ साथ बीएफसी को कैंसिल कर। बी के बुक में नॉर्मल बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। हो गया, सिंपल है। देखो अब नेक्स्ट केस में आते हैं, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है पता है, ड्यू डेट के पहले पैसा दे दे। वो सम तो हो गया कंप्लीट, हाँ। रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट।
ड्यू डेट के पहले पैसा दे देना इज रिटायरमेंट। अब इस केस में एंट्री क्या करोगे? देख इस केस में सिंपल एंट्री है भाई, बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, पैसा मिल रहा है, पहले पैसा मिल रहा है। तो जब पहले पैसा देगा सामने वाला बंदा तो बोलेगा डिस्काउंट दो। तो यहां पे ए के बुक में क्या एंट्री होगी? उसको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड, थोड़ा सा स्पेस रखना डेबिट में, क्या चला गया? बिल चला गया। कम पैसा मिलेगा क्योंकि सामने वाला बंदा डिस्काउंट मांगेगा, और इसको यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। पर डिस्काउंट अलाउड मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखना? रिबेट अलाउड, सिर्फ रिबेट भी लिख सकते हो, क्योंकि बिल कैश, अगर बेसिकली क्या होता है ना, जब भी डायरेक्ट पार्टी से कोई पैसा का लेन देन होते समय कुछ कम अमाउंट मिलता है या देते हैं तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। पार्टी के अलावा कुछ भी होता है उसको रिबेट बोलते हैं। ये सब डिफरेंस ना, रिबेट और डिस्काउंट का डिफरेंस तुम लोग को नॉर्मल जनरेटर में समझाया था, पता नहीं है तुम लोग? ये भी एक डिफरेंस है, देखो आजकल के बच्चों में। अब क्या करें? इसके बुक में, बी के बुक में क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। कंसेप्चुअली समझने में सिर्फ दो केस बचा हुआ है, दो केस करते तुम लोग कंसेप्चुअली कंप्लीट। हाँ फिर हमने उस दिन कंप्लीट कर लेंगे इसको पूरा, हो जाना चाहिए बार। हो गया ना? ये तो यही एंट्री और कुछ नहीं है। अब आओ नेक्स्ट केस होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। देखो इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई होती, पता है सबसे पहला केस क्या आएगा? क्या क्या क्या? ये कहां बोले? हम इंसॉल्वेंट बोले, मार क्यों दिया उसको? इंसॉल्वेंट हुआ है, बैंकक्रप्ट हुआ है। तो बैंकक्रप्ट हुआ मतलब वो पैसा नहीं दे सकता है। तो सबसे पहला केस जो बिल थे ना उसको डिसऑनर कर दो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? जैसे ही इंसॉल्वेंट होगा, मतलब देखो मार दो उसको, इंसॉल्वेंट हुआ और मार दिया। हाँ, तो सबसे पहला काम ओल्ड बिल को डिसऑनर कर देना। डिसऑनर ओल्ड बिल्स, जो भी बुक्स में बिल्स होंगे सबको डिसऑनर कर देना। अब नॉर्मल केस, अब इंसॉल्वेंसी का एंट्रीज तो तुम लोग को आता है, ए को पैसा मिलना था, अब तो पूरा नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा ले लो, जितना नहीं मिलेगा वो बैड डेट। ए के बुक में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। आई गलत लिखवा दिया ना, बिल को तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। टू बी, अरे पार्टी का नाम आएगा, बिल तो कैंसिल हो चुका है, बिल तो बुक्स में है ही नहीं। और बी के बुक में क्या एंट्री होगी? बट देखो आजकल का बच्चा भी ऐसा करता है, पहले का बच्चा जो तुम क्या, नहीं ये सिमिलरिटी है। हाँ गलत लिखवा देता है सर से। अच्छा अब आओ नेक्स्ट, यहां पे होगा एज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू, क्या होगा निष्ठा? पवित्र, वानी बताएगी, कोई बता नहीं रहा, तुम तो। गुंजन पक्का बताएगी, गुंजन बता। अब तुम पोपट मत का नाम बोला, पक्का बताएगी गुंजन। सर मुझे नहीं पता। ये देखो, वैसे निष्ठा सही बोल रही थी। इंसॉल्वेंसी, यू कैन राइट इंसॉल्वेंसी अकाउंट और यू मे राइट डेफिशिएंसी अकाउंट, कुछ भी एक लिख सकते हैं, डेफिशिएंसी या इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे जाएगा टू इंसॉल्वेंसी अकाउंट। नहीं ये सिमिलरिटी नहीं है, वो पहले वाला बच्चा बोल देता था, वो लोग बोल देता था, वो लोग रुकता नहीं था, गलत होगा तो होगा। और आजकल ये बोलते बोलते रुक गई, जबकि सही था इसका।
टू इंसॉल्वेंसी अकाउंट या डेफिशिएंसी अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये था इंसॉल्वेंसी। बस अब बचा लास्ट केस, तो समझो। दैट इज नोन एज अ रिन्यूअल ऑफ ओल्ड बिल। मतलब जो बिल था ना, ड्यू डेट आया, तो ड्यू डेट जब आया तो हम सुहानी पे बिल ड्रॉ किया था ना, सुहानी मेरे को बोलती है सर अभी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी नहीं, 1 महीना बाद पैसा देंगे। तो हम बोला ठीक है। अब जब सामने वाला बोल रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो हम बोला ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं बिल का तो देखिए डेथ होना होना है ना, तो बिल को अल्टीमेटली क्या करो, पहले कैंसिल कर दो। तो पहले क्या करो, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल पहले डिसऑनर करके उसका किस्सा कहानी खत्म कर दो। अब आओ सीक्वेंस में मेरे, हाँ इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल तो डिसऑनर करना पड़ेगा। यहां पे भी पहले बिल डिसऑनर कर दिया। अब सिचुएशन समझना, नॉर्मल चीजों को समझो, अकाउंट इजीली समझ में आएगा कि मेरे को इससे सुहानी से 1 लाख रुपया लेना था, बिल 1 लाख का था, बिल डिसऑनर कर दिए, नोटिंग चार्जेस नहीं लगा क्योंकि पार्टी खुद चल के कैंसिल करवाया। और अब मेरे को ये बोल रहे 2 महीने बाद पैसा देंगे, तो हम बोला ठीक है देख अभी तो ऑलरेडी 3 महीने का क्रेडिट तुमको दिया था, अब और 2 महीने का क्रेडिट चाहिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सुहानी बोली ठीक है सर इंटरेस्ट दे दे। तो लेकिन ये बोली सर 1 लाख रुपया देना था ना, एक काम करिए ना 40,000 तो अभी कैश ही ले लीजिए। तो 40,000 मेरे को कैश दे रही है, तो हम एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी, और बी क्या एंट्री पास करेगा, ए अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो पहले कैश का एंट्री कर दे। तो नेक्स्ट लिख लो एक पार्ट इसी के अंदर में, हाँ नहीं होगा तो नहीं एंट्री होगा। टू रिसीव पार्शियल पेमेंट, तुम पार्शियल कुछ पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो पार्शियल पेमेंट जब रिसीव कर रहे हो उसके लिए एंट्री क्या करोगे, तो अपने ए के बुक में एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्स मत करना बिल कैंसिल हो चुका है, टू बी। और बी के बुक में क्या एंट्री होगी, डन। अब बात आती है कि सर इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या करें, क्योंकि अब इंटरेस्ट के लिए जब एंट्री पास करोगे तो ए के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है कि इनकम है, ए के लिए कैसे इनकम, ए को तो देना है ना, अच्छा ए के लिए इनकम होगा, सही बोलिए, ए के लिए इनकम होगा, तो ए के लिए इनकम है, तो इनकम ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर कैश में दे दिया जा रहा है इंटरेस्ट तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और अगर बी बोलता नहीं नहीं अभी नहीं देगा, वो बैंक तो ठीक है कैश में दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, या बोलता है अभी नहीं बिल के साथ दे देंगे, तो यहां पे उस समय उसको डिटर बना देंगे, बीज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, कैश में मिला तो कैश टू इंटरेस्ट, और बोलता नहीं अभी नहीं बिल के साथ देंगे, तो उस समय बी टू इंटरेस्ट। और इसी की एंट्री बी के बुक में क्या होनी चाहिए, बी के बुक में अगर वो इंटरेस्ट देता है तो बी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। अगर वो कैश में दे दिया तो टू कैश, या बोलता बिल के साथ देंगे तो ए को क्रेडिटर बना देंगे। टू रिसीव न्यू बिल, बस हो गया तुम लोग का कंसेप्चुअली कंप्लीट। नया बिल रिसीव कर रहे हैं, और नया बिल रिसीव करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, अरे भाई नया बिल रिसीव कर रहे हो, नॉर्मल एंट्री जो बिल रिसीव का एंट्री होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, और बी के बुक में क्या हो जाएगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देना अगर इंटरेस्ट बिल के साथ पेबल हो तो, मतलब यहां पे अगर तुम बी को डेबिट किया है तो यहां पे इंटरेस्ट ऐड कर देना, और यहां पे ए को क्रेडिट किया है तो यहां पे इंटरेस्ट। क्लियर है ये कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर अभी से हम कराएंगे, नेक्स्ट क्लास ही करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ही कराते हैं इसको, लेकिन गो थ्रू करके रखना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्चुअली खत्म हो चुका है। अब तुम लोग वेंसडे को लेकिन 5 बजे आ रहे हैं,
गुंजन वेंसडे 5 बजे क्लास रहेगा अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, 6:30 बजे नॉर्मल एनटीओ का क्लास रहेगा। ओके। ओके चलो बाय बाय।